हम देखें तो जो हमने फोटोसिंथेसिस के दौरान देखा था, ये हमारा लीफ था, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? इसके ऊपर प्रेजेंट है ये पोर्स, और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम स्टोमाटा, राइट? तो ये जो क्या है हमारा नोज है। अब इस नोज के अंदर अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो आपको कार्टिलेज और बोन दिख रहा होगा। ये कार्टिलेज और बोन जो है ये नोज के अंदर प्रेजेंट, जैसे ही डस्ट पार्टिकल्स हमारे नोज के अंदर जाते हैं तो नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ हेयर और म्यूकस ग्लैंड्स, राइट? अब हेयर जो है वो ट्रैप कर देते हैं, पर जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वो क्या सिग्नलिंग पहुंचाते हैं कि ये पर्टिकुलर स्मेल किसकी है। तो ये ऑल्फैक्टरी जो एपिथेलियम होते हैं ये कहां प्रेजेंट है? ये भी आपके नेजल पैसेज में प्रेजेंट है। ये भी कहां प्रेजेंट है? नेजल पैसेज में प्रेजेंट है। वी हैव नोज से निकलने वाला इज नेसोफैरिंक्स, माउथ से निकलने वाला के पास वाला इज ओरोफैरिंक्स, एंड लैरिंक्स के पास वाला इज कॉल्ड एज, ये वाले पार्ट को क्या कहेंगे? लेरेंजियोफैरिंक्स। तो जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो ये एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? इंश्योर करता है कि खाना आपके लैरिंक्स में है, ट्रकिया में, राइट? तो ये नीचे क्या है? ट्रकिया है, पर अभी हम सिर्फ लैरिंक्स को देखेंगे जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो अगर हम इसके अंदर चलें, राइट, तो इसके अंदर क्या दिख रहा है हमें? इसके अंदर हमें दिख रहे हैं क्या? वोकल कॉर्ड। एपिग्लॉटिस जब हम बात करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, एयर निकलती है और एयर जो है वो इन स्ट्रिंग्स के ऊपर, इन प्राइमरी ब्रोंकाई आगे कंटिन्यू होती है ब्रांचेस में, जैसे कि ट्री की ब्रांच है, और इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकाई। फ्रंट से स्टर्नम, लेटरल साइड से रिब्स, राइट? अब क्या रह गया? नीचे से एंड पीछे से इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है जी किसने? हमारी स्पाइनल कॉर्ड ने। तो इसकी मूवमेंट की वजह से ही जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो हमारी मूवमेंट अप एंड डाउन होती है। ये जो यहां से आया, दिस इज योर ब्रोंकाई। ये क्या है? ब्रोंकाई, जो आगे फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गया। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये आगे कंटिन्यू हुए किसके साथ? आपकी एल्वियोलाई के साथ। एल्वियोलाई के साथ ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये डायाफ्राम है। अब हम देखेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो ये किस तरीके से मूव करता है। सो दिस इज द डायाफ्राम। ये क्या है? लंग्स हैं। सो नीचे ऊपर, जब आप इंस्पायर करते हो तो नीचे, एक्सपायर करते हो तो। जहां पर हमने पिछले लेक्चर्स में न्यूट्रिशन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में समझा, हमने देखा ऑटोट्रॉपिक से हिटेरियोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा, एंड विद द ब्यूटीफुल 3D एनिमेशंस हम लोगों ने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी बनाते देखा, ग्लूकोज बनाते देखा, राइट? सो उस टॉपिक में हम लोगों ने क्या समझा था कि किस तरीके से आपका ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्प्शन के दौरान कहां पर? आपके माइक्रोविलाई से ब्लड वेसल्स में चला जाता है, ब्लड वेसल्स में आरबीसी के पास पहुंचता है, और वहां पर ग्लूकोज एक रिजर्व्ड फॉर्म में रहता है। अब वो रिजर्व फॉर्म एटीपी कैसे बनाता है? एटीपी मतलब एनर्जी कैसे बनाता है? तो उसके लिए चाहिए हमें क्या? ऑक्सीजन, राइट? तो वही शुरुआत करते हैं अपने सेकेंड लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो कि इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एनर्जी प्रोसेस। आई एम सो डिजी राइट नाउ, बहुत नींद आ रही है, बहुत बोर हो रही हूं। तो जब भी कोई बोर होता है, व्हेनेवर यू फील बोर्ड, तब क्या होता है? यॉन करना स्टार्ट कर देते हो, राइट? कभी कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो जाती हैं, तब नील बाइट करना स्टार्ट कर देते हो। एंड आजकल कितनी इंपॉर्टेंट टर्म चल रही है इंस्टाग्राम पर, और हर किसी को हो रही है, एंड व्हाट्स दैट? एंग्जाइटी इश्यूज है मुझे। तो एक्चुअल में इन सब चीजों को, एंग्जाइटी होना, स्ट्रेसफुल कंडीशंस होना, रोते रोते काम डाउन होना, ये सब किस पर डिपेंड करता है? आपके रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज पर, कि आप किस तरीके से रेस्पायर करते हो, आप किस तरीके से ब्रीथ करते हो। रेस्पायर करते हो कि ब्रीथ करते हो? लिटिल ट्रिकी, राइट? कुछ समझ नहीं आया। रेस्पायर और ब्रीथ एक ही टर्म है या दो अलग टर्म्स हैं? तो लेट्स अंडरस्टैंड ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन है क्या। सो ब्रीदिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होती है, उसको समझने के लिए आप बस एक बार सांस लीजिए और सांस छोड़िए, इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए। एंड यस, आप लोगों ने ब्रीदिंग की है इस वक्त। एंड अगर मैं आपको बोलूं डीप इनहेल कीजिए एंड डीप एक्सहेल कीजिए, तो आपने क्या किया? यू डिड रेस्पिरेशन। अब क्या फर्क है? नॉर्मली ब्रीदिंग क्या होती है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, नॉस्ट्रल की मदद से इनहेल करते हैं, और माउथ की तरफ से या फिर नोज की तरफ से, नॉस्ट्रल्स की तरफ से हम दोबारा से एक्सहेल कर देते हैं। दिस इज ब्रीदिंग। इजी, वेरी इजी। बट व्हाट इज रेस्पिरेशन? और अगर ये प्रोसेस इतना आसान है तो करना क्यों है? क्यों चाहिए ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने न्यूट्रिशन में ये देखा था कि किस तरीके से हम खाने से हम क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में वेट कर रहा होता है। तो किसका वेट कर रहा होता है? ग्लूकोज वेट कर रहा होता है हमारे स्टार ऑफ द शो का, जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते। पर क्यों नहीं रह सकते? द रीजन इज ऑक्सीजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, और वहां पर ग्लूकोज ऑलरेडी वेट कर रहा है ऑक्सीजन का। तो जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है, वो बनाता है हमारी एनर्जी करेंसी, जिसको हम एटीपी कहते हैं, और जो कि एनर्जी ही होती है, एनर्जी की छोटी छोटी बैटरीज होती हैं, राइट? सो व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या है? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस जहां पर हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करते हैं, राइट? एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको एक बायोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है, एंड इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब ये कैसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है? यू हैव टू आंसर दिस, राइट? सो कैसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है? यहां पर मैंने आपको कहा कि एटीपी बनता है, और कैसे बनेगा एटीपी? लेट्स राइट द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? मैंने कहा ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट? और उसके पास क्या चला गया? ऑक्सीजन चला गया। उसने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया एंड एटीपी बनाया, और कुछ
वाटर भी रिलीज किया। सो क्या ये इक्वेशन आपको देखी देखी लग रही है? ये इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ी है पर थोड़ी सी रिवर्सल पढ़ी है। Yes, it is the reversal of photosynthesis. Photosynthesis जो कि कैसा प्रोसेस था? एक एनाबॉलिक प्रोसेस था। और ये क्या है? It is a catabolic process. ये क्या है? कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म है। यानी कि फोटोसिंथेसिस में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट देते थे प्लांट को, और उनसे लेते क्या थे? ऑक्सीजन और C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम क्या दे रहे हैं? C6H12O6 जो ऑलरेडी ग्लूकोज जो ऑलरेडी सेल्स में प्रेजेंट है उसको हमने ऑक्सीजन दिया और उसने CO2 को रिलीज किया, ATP बनाया और H2O बनाया, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। लेट्स राइट इट सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन देम। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले अगर हम रेस्पिरेशन की ब्रीदिंग की डेफिनेशन देखें, सो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, राइट? दिस इज योर ब्रीदिंग। And what is respiration? Respiration क्या है? It is the process of, it is a biochemical process. कैसा process है? It is a biochemical process of breaking down glucose into ATP with the help of oxygen. With the help of oxygen. Type of process कैसा है ये? So जैसा कि हमने लिखा type of process, it is a physical process. क्या है? Physical process है. But it is a biochemical process. ये क्या है? एक biochemical process है, right? Then takes place in, कहां पर take place करता है ये? lungs, और यहां पे क्या आ जाएगा? all the cells, right? एनर्जी रिलीज, यहां पे कोई भी एनर्जी नहीं रिलीज होती, नो। इन्वॉल्व एंजाइम्स, नो। और यहां पर क्या आ जाएगा आपका? यस, एनर्जी इज रिलीज, इन्वॉल्व एंजाइम्स, यस। स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यस होते हैं। कौन कौन से? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, राइट? और यहां पर क्या होगा? यहां पर व्हाट वी हैव? यहां पर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। यू हैव glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain, right? And then oxygen requirement, इसमें क्या होगा? It's always aerobic, as in will not take the term right now. तो ये क्या होगा? Requires oxygen. May or may not required. इसमें क्या आ जाएगा? May or may not, right? So these are some of the differences between your breathing and respiration. Easy? But एक चीज आपने नोटिस की होगी, steps involved glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain. इजी नहीं है ऑक्सीजन का ATP बनाना, बट हम इसको बहुत इजी स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे, राइट? सो इन टर्म्स को देखकर डरने की कोई बात नहीं है, हम इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस नाउ, राइट? सो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज टू इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। कहीं कहीं लग रहा है इट इज अ ब्रीथिंग, ये ब्रीथिंग है, बट उन्होंने सेलुलर रेस्पिरेशन पूछा है। टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू यूजेबल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, okay? To transport oxygen throughout the body, okay? To remove waste products from the body. So the right option is to convert glucose into usable energy in the form of ATP. Next question, which statement correctly differentiates respiration from breathing? अभी हमने इतने points किए हैं, let's see. Giving you some of the time, please solve it. Yes, the first option is respiration occurs in the lungs while breathing occurs in all body cells. It's which statement correctly differentiates? It occurs in the lungs and while breathing occurs in all body cells. Go to the differentiation table and check it out. Breathing is a biochemical process while respiration is a physical process. Okay, respiration involves the production of energy while breathing involves the exchange of gases. Breathing requires enzymes while respiration does not. So what is the correct option? The correct option is third. Respiration involves the production of energy, ATP बनाता है, and while breathing involves the exchange of gases, inhalation and exhalation, right? अब हमने रेस्पिरेशन की बात की कि रेस्पिरेशन क्या है? खाने का टूटना ताकि हम उससे एनर्जी बना सके विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, कभी कभी ऑक्सीजन की मदद से, कभी कभी नहीं, राइट? दिस इज योर रेस्पिरेशन। अब कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स भी रेस्पायर करते हैं, जैसे कि यीस्ट क्या है? फंजाई है। फंजाई भी क्या करती है? रेस्पायर करती है, भाई उसको भी जिंदा रहना है। तो उसी हिसाब से हमने टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखा कि जहां पर भी ऑक्सीजन चाहिए होगा, मतलब प्रेजेंट होगा, उसको क्या कहेंगे, और जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी उसको क्या कहेंगे? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। काइंड ऑफ रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन, और जहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ बोथ ऑफ देम। एनारोबिक की तो बहुत ज्यादा अच्छी एग्जांपल्स आपके आगे पीछे ही प्रेजेंट होंगी, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। सो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? अब एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन का पाथवे क्या है? ऑक्सीजन कैसे सेल्स तक पहुंचता है? लेट्स हैव अ लुक ऑन इट।
हम क्या ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आउट, राइट? यही हम करते हैं। अब यूजुअली ये प्रोसेस जो है ये बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखता है, क्योंकि एक ये क्या है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। तो होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पर होता है, आपके ब्लड वेसल्स में होता है, और ये आरबीसीज के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। दैट इज व्हाई दे हैव अ बाइकनकेव शेप। बाइकनकेव शेप क्या होती है? दिस इज अ बाइकनकेव शेप, ओके, जो बाहर से थिकन होती है और अंदर से फ्लैटन होती है, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। विल नॉट गो डीप राइट नाउ, बट समझने का पर्पस ये है कि एक्चुअल में सेल्स तक ये ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है। सो दिस इज अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन। लेट्स राइट सम ऑफ द पॉइंट्स। सो एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोगों ने देखा। अब हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे। वो क्या है कि इस एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कैसे बनती है, राइट? सो आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूं। सो अब हम समझेंगे। दिस इज योर ब्लड वेसल। ये क्या है? ब्लड वेसल है, और इसके अंदर है आपका आरबीसी, राइट? आरबीसी प्रेजेंट है। अब इस आरबीसी के अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट होगा? C6H12 एंड O6, राइट? अब ये C6H12O6 जो कि किस में प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये साइटोप्लाज्म में क्या करेगा? 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनाएगा, जिनका क्या नाम होगा? पायरुवेट। क्या होगा? पायरुवेट। पायरुवेट जो कि कितने कंपाउंड के होंगे? दे विल बी ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। कितने कंपाउंड के होंगे? 3 कार्बन कंपाउंड के होंगे। तो मैंने क्या कहा? C6H12O6 से क्या बन गए? पायरुवेट बन गया, और ये 6 कार्बन का है और ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। जहां पर ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में हो रहा है, इसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और ये प्रोसेस आपका कहां पर हो रहा है? इट इज प्रेजेंट इन योर साइटोप्लाज्म। कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अभी भी एटीपी नहीं बना है, तो इस दौरान क्या होगा? इस दौरान 4 एटीपी बनेंगे। कितने? 4, जिसमें से 2 जो है वो यूज हो जाएंगे और 2 बच जाएंगे रिमेनिंग, राइट? तो जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, उसमें क्या हुआ? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में हुआ। 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में टूटा, जिसको पायरुवेट कहते हैं, एंड उसमें 4 एटीपी बने, जिसमें से 2 यूज हो गए और बचे कितने? नेट एटीपी कितने रहे? इट इज 2 बच गए। नाउ सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अब क्या हुआ कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 10 NADH निकलते हैं। कितने? 10 NADH निकलते हैं, प्लस 2 FADH2 निकलते हैं। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक ग्लूकोज से 10 NADH और 2 FADH2 निकलते हैं। ये क्या करते हैं? अब एटीपी बनाएंगे, यानी कि अब यही NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से ये बनाएंगे एटीपी। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। दैट इज द थर्ड स्टेप, जो कि कहां पर होगा? वो होगा आपके इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। अब ये क्यों इतनी कहानी कर रहे हैं, ये आगे आपको समझ आएगा कि कितना इजीली सब एक्सप्लेन कर लोगे। सो 10 NADH और 2 FADH2। अब यहां पर एक NADH 3 ATP बनाता है, और एक FADH2 क्या बनाएगा? 2 ATP बनाएगा। तो अब अपना थोड़ा सा मैथमेटिकल माइंड लगा के 10 NADH कितने इंटू 3 ATP कितने हो गए? इट इज 30 ATP। एक एंड 2 FADH 2 इंटू 2 ATP, ये कितने ATP हो गए? 4 ATP। सो कितने ATP बने? सो हम लिखते हैं 32 to 34 ATPs are made from 1 molecule of glucose. सो इतना ATP, इतनी एनर्जी अगर इकट्ठी कर ली जाए तो आप 60 वॉट का बल्ब को ग्लो कर सकते हो। Isn't it interesting? तो हमने क्या कहा? फर्स्ट प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस में C6H12O6 जो ऑलरेडी आपके ब्लड में प्रेजेंट था, 6 कार्बन का कंपाउंड था, वो टूटा, जो कि साइटोप्लाज्म में, और उसने 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनाए, पायरुवेट। दिस इज द बेसिक स्टेप जो हर एक रेस्पिरेशन में होगा ही होगा। तोड़ेंगे तभी तो एनर्जी मिलेगी, राइट? एंड उस दौरान एटीपी 2 ही रह गए, क्योंकि 2 यूज हो गए। देन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 10 NADH बने। कहां पर? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और 2 FADH2 बने। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से एक NADH ने 3 ATP बनाने की क्षमता रखता है, एंड एक FADH 2 ATP बनाने की क्षमता रखता है। तो हमने सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला से 10 NADH को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 30 ATP बने, एंड 2 FADH2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 ATP बने, एंड टोटल हमारा हो गया 32 to 34 ATPs।
So let's write it down again. So it requires oxygen. Aerobic respiration में इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है. Occurs in the mitochondria of the cell. Mitochondria में होता है. Large amount of energy is used. अब यहाँ पे 36 to 38 इसीलिए लिखा है क्योंकि 34 हमने बनाए थे. कहाँ पर? हमारे नेट तो बने थे पर हम 2 ग्लूकोज के टाइम पर भी हमने बनाए थे. तो कुछ रिलीज होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बन जाते हैं, तो हम लमसम 36 to 38 ATP लगाकर चलते हैं. Then it produce carbon dioxide and water as byproducts. So this is your aerobic respiration, right? So क्या बोला था? ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स टूटे और क्या बना दिया उन्होंने? 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स जिसको हम पायरुवेट कहते हैं, और यही पायरुवेट जो है पायरुविक एसिड भी कहलाता है, एंड इसी को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं. सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या है? Is it lactic acid, ethanol, carbon dioxide और ऑक्सीजन? So in the video हम लोगों ने देखा था कि हम एक्सेल क्या करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में? Yes, कार्बन डाइऑक्साइड. सो दैट इज वाई जब आप बहुत लेजी फील करते हो तो आपकी ऑक्सीजन में की कमी होने की वजह से एटीपी प्रॉपरली नहीं बन पाता एंड यू फील सो बोरिंग एंड लेथार्जिक एंड यू फील स्लीपी, यू फील डिजी. तो एकदम से जब हम यॉन करते हैं तो हम बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी ले रहे हैं ऑक्सीजन की, ताकि वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंचे और अबैंडेंट अमाउंट में एटीपी बन सके एंड देन व्हेन वी फील एक्टिव, राइट? सो दैट इज वाई हम यॉन करते हैं. ओके, सो कभी भी कोई बच्चा रो रहा होता है या जब भी कोई पैनिक सिचुएशन होती है, व्हाई वी से टू काम डाउन, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, आप काम हो जाओगे. तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन जैसे ही अबैंडेंट अमाउंट में मिलेगा वो काम डाउन हो जाएगी. सो इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ ऑक्सीजन, right? Good food that made the glucose and the oxygen you inhale. So that is why for the healthy skin, for the healthy hair, for the beautiful body and a healthy body, you need proper oxygen. अब ये process कैसे होता है ये तो आगे हम lectures में देखेंगे. But let's continue with the next topic, that is anaerobic respiration. So अब इमेजिन कीजिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स, द लोअर ऑर्गेनिजम्स, वो भी क्या करते हैं? ब्रीदिंग का प्रोसेस, रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो करते ही हैं. ऑब्वियसली क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भी एनर्जी बनानी है, बट इतनी ज्यादा एनर्जी की उनको जरूरत नहीं होती. सो हम बात कर रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, जहां पर एनर्जी तो बनती है पर बहुत थोड़े अमाउंट में एनर्जी बनती है एंड विदाउट ऑक्सीजन बनती है. यस, सो लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट. इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज द एनर्जी. एंड इसमें एटीपी बहुत ही ज्यादा कम बनता है, राइट? सो आपने कभी ब्रेड्स या फिर किसी भी बेकरी को, केक को बनते हुए देखा है? चने भटूरे तो सबने खाए होंगे, राइट? तो यस, उसका जो डो लगता है, जिसका जो डो बनता है वो बनता है आपके फर्मेंटेशन के प्रोसेस से. फर्मेंटेशन क्या होती है उसको समझने के लिए फर्मेंटेशन करता कौन है इसको देखते हैं. यीस्ट. यीस्ट जो एक फंगस होती है वो क्या करती है? फर्मेंटेशन करती है. सो लेट्स चेक दिस एक्सपेरिमेंट आउट फॉर द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ कि यीस्ट का क्या रोल होता है फर्मेंटेशन में. सो हम लोगों को चाहिए वाटर, राइट, ग्लूकोज, यीस्ट एंड फ्लावर. ये 4 चीजें हमें चाहिए और हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में फर्मेंटेशन प्रोसेस, और यू कैन से कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है या नहीं. तो हमें इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए? हमें फ्लास्क चाहिए, हीटर चाहिए एंड बलून्स चाहिए, राइट? बलून्स क्यों चाहिए? क्योंकि अगर गैस निकलेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि गैस निकली है? तो हम उसके ऊपर बलून फिक्स कर देंगे ताकि अगर कोई गैस रिलीज हो तो बलून इन्फ्लेमेट हो, जिससे हमें पता चल जाए कि CO2 और एनी काइंड ऑफ गैस इज रिलीज्ड, राइट? सो लेट्स चेक इट आउट. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे? फ्लास्क नंबर 1 में पानी डालेंगे और यीस्ट डालेंगे. फ्लास्क नंबर 1 में ये किया हमने. देन फ्लास्क नंबर 2 में हम लोग यीस्ट डालेंगे और ग्लूकोज डालेंगे और पानी डालेंगे. फ्लास्क नंबर 3 में हम लोग वाटर डालेंगे, यीस्ट डालेंगे और ग्लूकोज डालेंगे. एंड फ्लास्क नंबर 4 में हम वाटर डालेंगे एंड ग्लूकोज डालेंगे. लास्ट फ्लास्क नंबर 5 में हम वाटर या डालेंगे, यीस्ट डालेंगे और फ्लावर डालेंगे. अब हमने क्या कर दिए? कुछ कॉम्बिनेशंस बना दिए. क्या क्या? यीस्ट प्लस वाटर, यीस्ट प्लस ग्लूकोज प्लस वाटर, देन यीस्ट प्लस ग्लूकोज वाटर और उसको बॉईल किया, ग्लूकोज प्लस वाटर, यीस्ट, फ्लावर एंड वाटर. ये हमारे 4 कॉम्बिनेशंस बन गए. नाउ अब इन सब के ऊपर हम क्या कर देंगे? बलून लगा देंगे और इनको 24 आवर्स के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे ताकि यीस्ट जो है वो क्या काम करेगी उसमें ये चेक करने के लिए. आफ्टर सम टाइम सिर्फ 2 फ्लास्क में बलून जो है वो इन्फ्लेमेट किया. क्यों? कौन से वाले फ्लास्क में? जहां पर यीस्ट प्लस वाटर था, दूसरा जहां पर यीस्ट, ग्लूकोज और वाटर था. ग्लूकोज और वाटर में कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं हुई, वहां पे कोई भी गैस इवॉल्व नहीं हुई, राइट? एंड यीस्ट, ग्लूकोज प्लस वाटर, क्योंकि यीस्ट को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ऑब्वियसली उसी को तो ब्रेक डाउन करेगी यीस्ट. बट यीस्ट, फ्लावर और वाटर में उसको खाना नहीं मिला. वन थिंग, बॉइलिंग के केस में 100 डिग्री से ज्यादा बॉइल किया जिसकी वजह से यीस्ट ही मर गई. एंड फर्स्ट सिचुएशन में, सेकेंड सिचुएशन में ग्लूकोज प्लस वाटर, दैट मीन्स यहां पर कोई भी टाइप
टाइप का, ना ग्लूकोज था ना ही यीस्ट थी, कोई भी गैस इवॉल्व नहीं हुई। वन मोर थिंग, यीस्ट प्लस वाटर में कितना कम, बहुत कम हुई, बट यही यीस्ट, ग्लूकोज और वाटर में बहुत ज्यादा। दैट मीन्स कौन सी गैस इवॉल्व हुई? इट्स CO2 एंड एथेनॉल। एथेनॉल मीन्स अल्कोहल। अब आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा कि यीस्ट प्लस वाटर में भी ग्लूकोज नहीं था, तो यीस्ट, फ्लावर और वाटर में भी ग्लूकोज नहीं था, यहां पे बिल्कुल भी इंफ्लेमेशन नहीं हुई, वहां पर क्यों इंफ्लेमेट कर गया आपका बलून थोड़ा सा? दैट्स द रीजन, बिकॉज यीस्ट के पास थोड़ा सा स्टोर्ड ग्लूकोज होता है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप्स की होती है। वन इज योर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो हमने अंडरस्टैंड की कि यीस्ट की फॉर्मेशन होती है, थोड़ा सा अल्कोहल भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो थोड़ा सा स्वेल अप हो जाता है, एंड ड्यूरिंग द बेकिंग और द कुकिंग प्रोसेस वो एथेनॉल जो है वो इवेपोरेट हो जाता है एंड बहुत सारे बबल्स आ जाते हैं उस पर्टिकुलर डो में, जिसकी वजह से वो हाफ डन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, राइट। सेकेंड वन इज योर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब जब आप बहुत दिनों के बाद जिम जाते हो, बहुत दिनों के बाद एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा चल लेते हो बट रेगुलरली नहीं चल पाते, उस सिचुएशन में दिस इज योर नॉर्मल सिचुएशन, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन पहुंच रही है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर चल रही है, दैट मीन्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ATP बना रहा है, पूरी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली हो रही है। बट उस पर्टिकुलर दिन पर आपने इतने एडुकेट अमाउंट में ऑक्सीजन को नहीं इनहेल किया, नहीं सेल्स के पास पहुंचाया, क्योंकि आपकी बॉडी को हैबिट ही नहीं थी रोज एक्सरसाइज करने की, तो आप इतने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाए अपने सेल्स तक, तो ग्लूकोज ने आधी एनर्जी बनाई। आधी एनर्जी का मतलब है उन्होंने रिलीज किया लैक्टिक एसिड। उस लैक्टिक एसिड ने एनर्जी तो बनाई पर बहुत कम एनर्जी बनाई, जिसकी वजह से आपको बहुत पेन्स होती हैं आपके मसल्स में, एंड वी कॉल इट क्रैम्प्स। यस, क्रैम्प्स पड़ चुके हैं, तो आफ्टर 2 days और 3 days ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज और सम मसाजिंग आपको बहुत अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि अब एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपके सेल्स तक पहुंच चुका है और प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन कर रहा है एंड ATP बना रहा है, राइट। नेक्स्ट, ये जो आपने यीस्ट देख रहे हो ये डबल द साइज हो गई, राइट। सो दिस इज योर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, राइट। सो दिस इज योर anaerobic respiration. So now let's check this question out. Which of the following is a characteristic of anaerobic respiration? It requires oxygen, produces more ATP than aerobic respiration, occurs in the mitochondria, produces lactic acid or ethanol. So the correct answer is produces lactic acid or ethanol, and this respiration occurs in your muscle cells. Lactic acid fermentation occurs in your muscle cell, and alcoholic fermentation occurs in yeast, which is a fungus which is helpful in the fermentation and the baking process, right? So now let's write it down, the differences between the aerobic respiration and anaerobic respiration. So oxygen requirement in aerobic respiration is yes, but in anaerobic respiration it's a no. Location in the cell we have mitochondria, right? और anaerobic respiration में it's cytoplasm. Then end products यहाँ पर क्या क्या निकलते हैं? We have CO2 plus ATP plus H2O, right? और यहाँ पर end products क्या निकलेंगे? Ethanol और lactic acid plus CO2 plus ATP, right? Energy released कितने? 36 to 38 ATP are formed, और यहां पर only 2 ATPs are formed. ये कहां पर होता है? ये होता है हमारे plants and animals, right? और anaerobic respiration होती है yeast, bacteria and human muscles temporarily, right? And then इसके byproducts क्या निकलते हैं? CO2 and water, और इसके we have lactic acid that causes cramps, right? So this is very important from the examination point of view. Boards में कभी कभी aerobic and anaerobic में difference बहुत ज्यादा आता है, right? तो बहुत सारे questions में ये differences पूछा जाता है, चाहे वो 3 marks में हो और 5 marks के question में हो, right? So let's write it down, the alcoholic fermentation and lactic acid fermentation also. Alcoholic fermentation की अगर हम बात करें तो ये होती है in cytoplasm, then without oxygen, produces CO2 plus ethanol plus ATP. Then one more thing, yes, it is used in making breads, baking you can say, in making alcohol, wine, alcoholic drinks and baking, right? And it releases less energy, right? और अगर हम यही किसकी बात करें, लैक्टिक एसिड की बात करें फर्मेंटेशन की, so it occurs in muscle cells when there is insufficient amount of oxygen, right? Then it produces lactic acid, which is a half broken form of, right? और आपको पता है ये कहाँ यूज होता है? ये आपके पिकल्स बनाने के लिए, ये कर्ड बनाने के लिए भी यूज होता है। रिमेंबर लैक्टोबैसिलस, द बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया जो है वो दोबारा से प्रोड्यूस कब होता है? जब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है। तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग कर्ड एंड पिकल एंड कॉजेस
cramps in muscles. So this is about the anaerobic respiration. Let's check. अब ये anaerobic respiration तो बनी, but ग्लूकोज जब टूटता है तो हमने पढ़ा था ग्लूकोज टूटता है 3 कार्बन के कंपाउंड में, that is your pyruvate. So let's check the fate of pyruvate. So we are talking about the fate of pyruvate. Pyruvate is a 3 carbon compound. राइट सो अगर हम चेक करें 3 कंडीशंस हैं, उसमें हमें चेक करना है. विद ऑक्सीजन हम चेक कर चुके हैं. नॉर्मल ब्रीदिंग का प्रोसेस जो हम लोग करते हैं, उस केस में क्या एंड प्रोडक्ट आता है? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ पायरुवेट विद ऑक्सीजन? क्या क्या होता है? वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एटीपी रिलीज होता है एंड कुछ पानी रिलीज होता है. कहां पर रिलीज होता है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया में. एनर्जी रिलीज होती है, हाँ जी होती है. कितनी होती है? 36 to 38 एटीपीज. हमने कैलकुलेट किए थे कि कैसे. देन विदाउट ऑक्सीजन के केस में क्या होगा? विदाउट ऑक्सीजन के केस, जिसको हम यीस्ट कहते हैं, जिसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, उस केस में एथेनॉल प्रोड्यूस होगा प्लस CO2 प्रोड्यूस होगा और एटीपी प्रोड्यूस होगी, जो कि कहां पे होगी? यीस्ट में होगी. राइट और एनर्जी रिलीज होगी, हाँ जी होगी. कितनी होगी? 2 एटीपी. राइट और ये आ जाती है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन और ये आ जाती है आपकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. राइट अब तीसरे पे आते हैं, दैट इज नो नॉट द विदाउट, इट्स लेसर ऑक्सीजन. लेसर ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, प्रेजेंट तो है तभी तो हाफ ब्रोकन ग्लूकोज होगा, तो लेसर तो है बट विदाउट नहीं है. तो उस केस में क्या बनता है? वी हैव लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी और ये कहां बनेगा? आपके मसल्स में. राइट यस एटीपी विल बी रिलीज, दैट इज 2 एटीपी और इसको हम क्या कहेंगे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे. तो एक चीज आपको याद रखनी है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन रिलीज तो होता है, प्रेजेंट तो होता है, पर लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है. तो आपकी एनसीईआरटी में जो एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिया हुआ है उसको देखते हैं. सो दिस इज द फ्लो चार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी उसको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है. राइट सो ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में टूटता है एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं. राइट ये पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, एनर्जी के साथ मिलकर 3 सिचुएशंस में काम करता है. फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम क्या कहेंगे? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहेंगे, जहां पर एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है. सेकेंड सिचुएशन जहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो है पर इनसफिशिएंट है, उस केस में मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बनेगा, एनर्जी बनेगी. एंड थर्ड सिचुएशन इज जब ऑक्सीजन होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारा केस है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड H2 और एनर्जी रिलीज होगी. और एनर्जी की बात करें तो 2 एटीपी, यहां पर भी 2 एटीपी और यहां पर 36 to 38 एटीपीज. राइट सो दिस इज द फेट ऑफ पायरुवेट. इस तरीके से हम लोगों ने एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर दिया है. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट इज देयर दैट योर एनसीईआरटी सेज दैट रेस्पिरेशन में भी एरोबिक भी हो सकती है, एनारोबिक भी हो सकती है. एरोबिक रेस्पिरेशन मेक्स मोर एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिजम्स. राइट सो दिस इज अ स्टार पॉइंट ऑफ योर एनसीईआरटी. राइट आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स कैसे रिस्पायर करते हैं? उनके पास तो ना ही लंग्स होते हैं, ना ही नोज होता है, ना ही माउथ होता है, तो वो रिस्पायर कैसे करते हैं? और अगर वो रिस्पायर नहीं करते तो वो जिंदा कैसे रहते हैं? देखिए एक बात तो क्लियर है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस से वो ग्लूकोज बनाते हैं. तो अगर वो रेस्पिरेशन नहीं करते तो ग्लूकोज से एटीपी कैसे बनता है? Isn't it interesting कि अगर प्लांट्स एटीपी बनाते हैं, एनर्जी को बनाते हैं, तो वहां पर यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं? और ग्लूकोज तो बिना गैस के पॉसिबल ही नहीं है, बिना रेस्पिरेशन के तो वो पॉसिबल ही नहीं है, और बिना रेस्पिरेशन के एटीपी बनना भी पॉसिबल नहीं है. तो कैसे प्लांट्स जो हैं वो लिविंग कहलाते हैं या जिंदा रह पाते हैं? सो आज का हमारा टॉपिक यही है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. सो प्लांट्स रेस्पायर कैसे करते हैं? अगर हम एक ट्री को देखें तो ट्री के क्या पार्ट्स होते हैं? वी हैव लीव्स, देन वी हैव अ ट्रंक एंड देन उसके बाद क्या होती है? रूट्स होती है. एक ट्री है. एक प्लांट को देखें तो हमारे पास क्या होते हैं? लीव्स होती हैं, स्टेम होती है और व्हाट वी हैव? रूट्स होते हैं. ये 3 मेजर पार्ट्स होते हैं जो हम एक प्लांट में देखते हैं या एक ट्री में देख पाते हैं. सो प्लांट्स या ट्रीज रेस्पायर कैसे करते हैं? सो अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स से वो रेस्पायर करते हैं बाय स्टोमाटा. ये वही स्टोमाटा है जो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में देखा था कि प्लांट के लीफ के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो किसमें मदद करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करते हैं. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके लिए होती है? फॉर रेस्पिरेशन. राइट इसको हम देखेंगे अच्छे से. देन लीव्स डन, देन वी हैव ट्रंक. ट्रंक और स्टेम के ऊपर क्या प्रेजेंस होते हैं? लेंटिसेल्स. अब अगर आप इसको डीपली देखें तो ये सब ने देखा होगा ट्रंक के ऊपर या स्टेम के ऊपर छोटे छोटे ऐसे स्कार लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. यही क्या कहलाते हैं? लेंटिसेल्स कहलाते हैं. तो यही लेंटिसेल्स मदद करते हैं प्लांट्स को, ट्रीज को तब रेस्पायर करने में जब प्लांट के ऊपर कोई भी लीफ प्रेजेंट नहीं होती.
राइट स्प्रिंग सीजन में, और यू कैन से जब कश्मीर में विंटर सीजन में सारे लीव शेड हो जाते हैं, उस केस में वी हैव लेंटिसेल्स जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, राइट? सो लेंटिसेल्स। देन अब हम बात करेंगे कि हमारी रूट से रेस्पिरेशन कैसे होती है। तो रूट से रेस्पिरेशन होती है बाय रूट हेयर। अब ये मेन रूट है, उसके आगे पीछे क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। कैसे करते हैं? विल डिस्कस वन बाय वन। लेट्स डिस्कस कि स्टोमाटा होता कहां पे प्रेजेंट है एंड क्या करता है और किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। सो अगर हम देखें तो जो हमने फोटोसिंथेसिस के दौरान देखा था, ये हमारा लीफ था। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? इसके ऊपर प्रेजेंट है ये पोर्स, और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम स्टोमाटा। तो ये जो स्टोमाटा है, अगर आप देखिए प्रॉपरली, तो ये स्टोमाटा यहां से क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है यहाँ कहां पे हो रहा है? स्टोमाटा के थ्रू हो रहा है, लीव्स के अंदर, राइट? सो स्टोमाटा के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन होती है ये हमने देख लिया। अब लेंटिसेल्स, अब ये तो आपको पता है कि स्टोमाटा ओपन और क्लोज करते हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है। और रात को जब प्लांट्स जो हैं वो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तब वो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, राइट? ये हमें पता है। बट लेंटिसेल्स के थ्रू जब रेस्पिरेशन होती है तो ऑल द टाइम होती है, क्योंकि इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं होती, तो ये हमेशा ओपन रहते हैं। और अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, एब्जॉर्प्शन जो होती है पानी की, और पानी में से ऑक्सीजन को निकालना, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, वो काम होता है हमारे रूट हेयर्स का। तो इस तरीके से तीनों प्रकार से कैसे रेस्पिरेशन होती है। सो लेट्स राइट इट डाउन। सो थ्रू स्टोमेटल पोर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs by opening and closing of stomata, right? Which are small pores on your leaf. Then first we had your stomata, second we had your lenticels. These are present on the bark of a tree and they respire 24/7, right? No break, कोई भी break ये नहीं लेते. Then we have third, the root hair. Root hair absorbs dissolved oxygen from water, right? तो इस तरीके से ये तीनों जो parts हैं हमारे ट्री के, प्लांट के, वहां से रेस्पिरेशन होती है, राइट? सो लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन प्लांट रेस्पिरेशन। तो प्लांट रेस्पायर करता है तो उसके क्या बेसिक स्टेप्स हैं, राइट? अब हमें एक बहुत कंफ्यूजन रहती है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, राइट? ये चीज हमें पता है, बट इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। कैसे? क्या आपको पता है प्लांट्स ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं? यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअल में होता क्या है, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन एक्सक्रीटरी गैस की तरह बाहर इवॉल्व हो जाता है। बट उस दौरान साइमल्टेनियसली रेस्पिरेशन भी हो रही होती है और उस दौरान प्लांट्स ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से इनहेल करते हैं। बट क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो उस प्रोसेस को डोमिनेट कर देता है, इसलिए लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाता है, राइट? तो इसीलिए हम कहते हैं, बट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन पर्टिकुलरली intake of oxygen is there, right? कैसे? From the leaves, from the lenticels and from the root hair, राइट? उसके बाद सेकंड स्टेप आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जैसे कि हमने देखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू, इन्हीं ऑर्गन्स के थ्रू क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। एंड देन वी हैव ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब यही ब्रेक डाउन जो है हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी बनता है। लेट्स हैव अ लुक कि एक्चुअल में एटीपी किस तरीके से बनता है। लेट्स रिवाइज इट अगेन। सो दीज आर योर सेल्स। ये क्या है? सेल्स है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये हमारा सेल है, यहां पर ग्लाइकोलिसिस हुआ, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स मिले। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ? 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स मिले। कहां पर? साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हमने ग्लाइकोलिसिस कहा था। अब ये 3 कार्बन के कंपाउंड कहां चले गए? ये चले गए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे ही ये जाएंगे, वहां पर उधर के मैट्रिक्स में ये क्या करेंगे? क्या बनाएंगे? NADPH और FADH2। क्या करेंगे? उनके साथ मिलकर ये क्या बनाएंगे? 10 NADPH एंड FADH2, राइट? अब ये NADPH एंड FADH2 कहां चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जाकर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करके एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू करेगा। और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या रिलीज होंगे रिलीज हमारे ATP। और इस तरीके से ग्लूकोज से ATP बनते हैं, राइट? तो आपने देखा किस तरीके से जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ATP की फॉर्मेशन होती है। उस दौरान जब ATP बन जाता है, एनर्जी रिलीज होती है, 32 से 36 ATP बनते हैं एंड देन द रिमूवल ऑफ वेस्ट गैस। और प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो लेट्स राइट इट डाउन। सो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लीव्स by stomata, then we have from stem by lenticels, and then we have from roots by root hair, right? इसके थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन जो है वो इनटेक मतलब प्लांट्स अंदर लेते हैं। Then we have transport of gases. Transport of gases में क्या आ जाता है? Exchange of gases, that is oxygen is taken in and carbon dioxide is expelled out. Breakdown of glucose. जब breakdown होता है ग्लूकोज का तो क्या होता है? ग्लूकोज
is broken down into, and this ATP is utilized for various processes, right? And at the end, carbon dioxide is expelled out. So these are the major steps involved in the plant respiration. इस तरीके से plant respiration होती है, right? So one more thing is there. Have you seen this? This is your Ladakh. Okay? So आपको पता है लद्दाख में जो vegetables होती हैं that are very much extra grown, बहुत बड़ी बड़ी vegetables होती हैं. सो द रीजन बिहाइंड वाई लद्दाख में जो सब्जियां होती हैं वो इतनी बड़ी बड़ी क्यों होती हैं? क्योंकि वहां पर लॉन्गर डे टाइम होता है. डे जो है वो ज्यादा देर तक चलता है. ज्यादा डे मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस. तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होने की वजह से यहां पर जो सब्जियां हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. बट टू कॉन्ट्रडिक्ट दिस, आपको पता है कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो रेस्पिरेशन यानी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. तो सेम इज द केस विद द प्लांट्स ऑल्सो. बट ऐसा क्यों होता है कि वहां पर वेजिटेबल्स इतनी बड़ी हैं और उनको कोई अफेक्ट नहीं होता इस चीज से? सो द रीजन इज क्योंकि लद्दाख बहुत ज्यादा हाइट पे है. हाई ऑल्टीट्यूड की प्रॉब्लम तो होती है, but due to the glaciers, the pure water, the extra sunlight, the pure environment and the pollution free environment, इसकी वजह से plants जो हैं adapt कर जाते हैं respiratory issues को. तो इसीलिए लद्दाख में बहुत ज्यादा एंड लार्ज सब्जियां होती हैं, राइट? Isn't it interesting कि नॉर्मल सब्जियां जो बहुत छोटे साइज की होती हैं, एक्चुअल में जो नॉर्मल साइज की भी होती हैं, लद्दाख में वही सब्जियां बहुत बड़ी बड़ी मिलती हैं, राइट? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज Why do plants respire? अब प्लांट्स को रिस्पायर करना क्यों है? क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए एंड एनर्जी से वो सारे के सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि सेल ग्रोथ, रिपेयर एंड मेनी मोर फंक्शंस, फोटोसिंथेसिस आल्सो. सो एक क्वेश्चन जो मेरे को हमेशा से डाउटफुल रहता है, दैट इज कि अगर हम बात करें नाइट में फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता, गैसेस कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं. तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, दैट इज व्हाई डू प्लांट्स रिस्पायर? टू रिलीज एनर्जी फॉर सेल ग्रोथ, रिपेयर, फ्लावरिंग, many more seed germination etc. right? अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, दैट वाज कि अगर हम फोटोसिंथेसिस रात में होता है या नहीं, तो फोटो का मतलब ही लाइट होता है. तो जब लाइट है ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. तो फोटोसिंथेसिस नो. एंड गैसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट, राइट? एंड रेस्पिरेशन, यस, एट नाइट रेस्पिरेशन हैपेंस. और क्या होता है? ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट. दैट इज द रीजन कि प्लांट्स को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाया जाता, कभी भी रूम में नहीं रखा जाता. क्यों? इट विल बी वेरी सफोकेटिंग फॉर यू. क्योंकि रात को प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. तो इट विल बी वेरी सफोकेटिंग फॉर एन एनिमल, फॉर अ ह्यूमन टू सर्वाइव विद प्लांट इन अ रूम एट नाइट स्पेशली. ओके, सो ये तो हमने बात कर ली प्लांट्स की, बट और भी बहुत ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट? जैसे हमने फंजाई की बात की कि फंजाई क्या करती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है. नाउ अब कुछ और ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं. यस, हाउ डू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर? सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले याद आ जाती है हमारी फिश, राइट? तो फिश की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो फिश में क्या प्रेजेंट होता है? गिल्स प्रेजेंट होते हैं. और प्रॉन्स में भी क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल. अगर हम देखें एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखता है, तो जब आप एक तरीके से डायसेक्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिसको हम गिल्स कहते हैं. और फिश गिल्स की मदद से रेस्पायर करती है. एंड वी हैव फ्रॉग्स. अगर हम फ्रॉग्स को देखें तो फ्रॉग्स क्या करते हैं? पानी के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, और जैसे ही बाहर आ जाते हैं तो वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं. तो पानी के अंदर क्यूटेनियस कैसे करते हैं? क्यूटेनियस का मतलब होता है अपने बॉडी सरफेस से. बॉडी सरफेस से वो क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं. अगर हम देखें तो ये क्या है? इनकी स्किन है जहां से गैसेस एक्सचेंज होती हैं. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस तरीके से होता है एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये लंग्स तक पहुंचता है. तो फ्रॉग्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से रेस्पायर करते हैं. अब आपको क्या पता है, अगर हम फिश की बात करें तो जो हमारी फिश होती है, इतनी ब्यूटीफुल से दिखने वाली ये जो फिश है, इसके पास जब भी आप कभी इनको मूव करते हुए देखोगे या फिर जब ये अपना माउथ ओपन और क्लोज करती हैं, इनके माउथ के पास, माउथ से नहीं, माउथ के पास से बबल्स निकलते हैं, जो ये प्रूफ करते हैं कि जो फिश होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है. क्योंकि बबल्स इन द वाटर प्रूव्स दैट कि ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, राइट? तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कैसे होती है? रेस्पायर तो ये किससे करते हैं? गिल्स से करते हैं. अगर हम फिश का स्ट्रक्चर देखें, तो अगर हम फिश का स्ट्रक्चर देखें, अगर हम फिश को इस तरीके से मोड़ लें तो इसके ऊपर एक तो प्रेजेंट क्या होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं. साथ में आपको ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर. तो ये जब ये मूवमेंट कर रही है तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. तो फिश क्या करती है? माउथ के थ्रू वाटर को अपने अंदर लेती है. वहां पर गिल्स जो है वो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को इस ओपराकुलम से, इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ओपराकुलम कहते हैं. उसकी मदद से
कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। दैट इज वाई जब फिश मूव करती है तो यहां पर छोटे 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 बबल्स दिखाई देते हैं, एंड तभी फिश जो है बहुत फास्टर मूव करती है, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो होता है बहुत कम मात्रा में होता है। जैसे एयर में 21% ऑक्सीजन है, वैसे ही वाटर के अंदर बहुत कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसको बहुत तेजी से क्या करना पड़ता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है, इसीलिए वो बहुत तेज 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 फास्टर रेस्पायर करती है, ब्रीथ करती है, फास्टर ब्रीदिंग करती है। और इस ओपराकुलम का बंद होना और ओपन होना ये क्या दिखाता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रही है। सो दिस पार्ट, दिस बोनी स्ट्रक्चर और फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओपराक्यूलम, राइट। सो ये फिश का माउथ है, दिस इज योर ओपराकुलम। और अगर हम देखें तो हमने क्या कहा, फिश ओपन्स इट्स माउथ, वाटर अंदर आ जाता है, देन माउथ क्लोज हो जाता है तो वाटर इज फोर्स्ड ओवर द गिल्स, गिल्स में चला जाता है, जो कि हमने इमेज देखी थी, राइट। एंड देन ओपराकुलम ओपन्स, वाटर फ्लोज आउट। ओपराकुलम जैसे ही खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, जिसकी वजह, जिसका प्रूफ क्या है कि बबल्स निकलते हैं, तभी फिश एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के आगे पीछे से बबल्स रिलीज होते हैं। दिस इज अ प्रूफ कि ये लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, राइट। सो क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेडली आता है, दैट इज व्हाई डू फिश रेस्पायर फास्टर, क्योंकि लो ऑक्सीजन इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए टू मेंटेन ऑक्सीजन सप्लाई, ताकि वो ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा अमाउंट में ले सके, टू सपोर्ट बॉडी फंक्शनिंग, ऑक्सीजन होगा तो ही क्या होगा, एटीपी बन पाएगा, एंड वाटर इज डेंसर देन एयर। एयर में 21% ऑक्सीजन होता है और पानी डेंस होता है, इसलिए ऑक्सीजन का कंटेंट उसमें कम होता है, राइट। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आपकी एनसीईआरटी कहती है वो क्या है कि सिंस द सर्फेस इज थिन एंड डेलिकेट, इट इज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी फॉर प्रोटेक्शन, टू रीच इट एयर इज कैरिड थ्रू पैसेजेस एंड अ मैकेनिज्म इज प्रेजेंट टू मूव एयर इन एंड आउट फॉर प्रॉपर रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए सर्फेस जो होता है वो बहुत थिन और डेलिकेट्स होते हैं, एंड इट इज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी फॉर प्रोटेक्शन, इसीलिए गिल्स और ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अंदर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के लिए प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट होता है, इसीलिए ये जो गिल्स हैं ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वेरी डेलिकेट एंड थिन आर देयर, राइट, ताकि ये क्या कर सके, डिफ्यूजन का प्रोसेस कर सके, ओके। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपने कभी पानी के आगे पीछे जब बहुत ज्यादा प्लांट्स इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर आप मैंने एक मंदिर में देखा था कि बनियन ट्री पे बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो पानी चढ़ा रहे थे, राइट, पर बनियन ट्री क्या है, प्लांट है, तो एक्चुअल में जब वो इतना ज्यादा पानी कोगुलेट हो गया वहां पर रूट्स के पास, तब क्या हुआ, वहां से बहुत स्मेल आने लगी, राइट। तो आपने बड़ी जगह पे देखा होगा जब पानी इकट्ठा हो जाता है प्लांट्स के आगे पीछे, तब बहुत ज्यादा स्मेल आती है, ऐसा क्यों? और यही क्वेश्चन एक PYQ रहा है कि व्हाई डू वी गेट अ फाउल स्मेल व्हेन वाटर इज लॉक्ड अराउंड योर पॉटेड प्लांट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पानी के आगे पीछे जब बहुत ज्यादा प्लांट्स एक्यूमुलेट पानी जो है वो प्लांट्स के आगे पीछे आ जाता है, तो वहां से बहुत फाउल स्मेल आती है। द रीजन इज प्लांट्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते तो है नॉर्मली, बट उस पॉइंट पे जब ये इमरजेंसी कंडीशन है, बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है, ऑब्वियसली जब पानी कोगुलेट हो गया तो प्लांट्स के लिए पानी अंदर क्या है, कम है, तो उस वक्त वो स्विच कर जाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। यस, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसीलिए उस पानी में से बबल्स निकलते हैं एंड बहुत फाउल स्मेल आती है। दैट इज द प्रूफ कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। दैट इज व्हाई वी ऑब्जर्व द फाउल स्मेल नियर द क्लॉग्ड वाटर नियर द प्लांट्स, राइट। सो दैट इज व्हाई हमें कभी भी पानी जो है वो इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। एक तो उससे क्या होगा, डेंगू मलेरिया की दिक्कतें आ सकती हैं, मस्कीटोज जो हैं वो वहां पर रहने की रिस्क रहता है उनका, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जब मैं कह रही हूं कि मैं एयर को इनहेल करती हूं, मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं ऑक्सीजन को इनहेल करती हूं। जब मैं एयर की बात कर रही हूं तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर सब आते हैं, बट हमारी बॉडी सिर्फ ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो ऑक्सीजन का वो सफर जो एनवायरमेंट से सेल तक का है, उसको हमने इस चैप्टर में कंप्लीट करना है, एंड विल बी स्टडिंग अबाउट द स्टेप्स इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी प्रोसेस, राइट। तो हम पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, दो प्रोसेसेस में पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोसेस होता है ब्रीदिंग, जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था, ब्रीदिंग मींस नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कहां पर होता है, हवा कहां पर जाती है, और अभी तक वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग है, वहां पर कहीं पर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, इट्स जस्ट अ पाथवे, राइट। सेकंड इज सेलुलर रेस्पिरेशन, एनवायरमेंट से सेल तक का सफर कैसे जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो तय करेगी, वो है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। तो अगर हम बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन को हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, फर्स्ट स्टेप दैट इज इनहेलेशन, ब्रीदिंग इन, and the second one is exhalation, breathing out. So breathing means inhalation and exhalation. Now अब हमें एक चीज समझनी है जो इस पूरे लेक्चर को खत्म करने पर हम इसमें पॉइंट्स में लिखेंगे कि क्या रहेगा डायाफ्राम का पोजीशन, डायाफ्राम क्या होता है ये भी समझेंगे, रिब केज का क्या पर्पस होगा, चेस्ट कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, एंड सेम एक्सहेलेशन में ये क्या रोल अदा करेंगे।
हम लोग इसको एंड में फिल करेंगे एंड यू विल आंसर मी कि एक्चुअल में डायफ्राम मूव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, रिब केज मूव करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, एंड चेस्ट कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज होगी कि डिक्रीज। कुछ बातें आप खुद महसूस कर पाओगे और कुछ बातें आप देख पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं पाथवे ऑफ एयर। एयर का पाथवे क्या रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नॉस्ट्रल्स, देन द नेजल कैविटी, pharynx, larynx, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। बट इसमें एक गड़बड़ लग रही है, अभी मैं इसको कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगी। एक चीज जो मुझे फोकस कर रही है कि ये सारी टर्म्स मैंने हाईलाइट की हैं, बट इन 3 टर्म्स को ऐसे ही छोड़ दिया, क्यों? द रीजन इज इन टर्म्स, ये जो टर्म्स हैं आप नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, pharynx, larynx, ट्रेकिया, ये सब जो है ये ओपन है, हमें दिखती हैं, एंड ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई ये तीनों लंग्स के अंदर होते हैं, राइट। ये बाकी जितनी भी मैंने अंडरलाइन हाईलाइट की हैं ये सब क्या है? लंग्स के बाहर के पार्ट्स हैं, और ये तीनों किसके अंदर आते हैं? हमारे लंग्स में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि हम पाथवे ऑफ एयर कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और बिना लंग्स के रेस्पिरेशन नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हम क्या करेंगे? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई जो कि लंग्स के पार्ट है वो हमने सेपरेटली लिख दिया, राइट। सो लेट्स विजुअलाइज ऑल ऑफ देम एंड देखें एक्चुअल में ये क्या है। तो पहले हमने क्या कहा? नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी एंड pharynx। पहले हम इन तीनों टर्म्स को समझेंगे। लेट्स चेक। दिस इज आवर नोज, राइट। ये क्या है? हमारा नोज है। अब इस नोज के अंदर अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो आपको कार्टिलेज और बोन दिख रहा होगा। ये कार्टिलेज और बोन जो है ये नोज नेजल पैसेज को डिवाइड करते हैं विद इन 2 पार्ट्स, दैट इज द राइट एंड द लेफ्ट नॉस्ट्रल्स। सो नेजल पैसेज पूरा जो डिवाइडेड होता है वो इस बोन और कार्टिलेज की वजह से होता है, एंड द बोन इज कॉल्ड एज वोमर। कौन सी बोन होती है? वोमर बोन होती है, राइट। सो इस वोमर बोन की वजह से नॉस्ट्रल्स बनते हैं। अब नॉस्ट्रल्स में क्या प्रेजेंट होता है? सो नोज के अंदर प्रेजेंट, जैसे ही डस्ट पार्टिकल्स हमारे नोज के अंदर जाते हैं तो नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ हेयर और म्यूकस ग्लैंड्स, राइट। अब हेयर जो है वो ट्रैप कर देते हैं, पर जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? इनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द म्यूकस ग्लैंड्स वो क्या करती हैं? इनको ह्यूमिडिफाई करती हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करती है। सो इस तरीके से नोज के अंदर हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड्स, एपिथेलियम, सीलिया, ये सब जो चीजें होती हैं ये 3 चीजें करती हैं। लार्ज पार्टिकल डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उनको ट्रैप कर लेती है ताकि वो लंग्स तक ना पहुंचाए। दूसरा, उसको ह्यूमिडिफाई करती है कि कहीं ड्राई एयर जो है वो हमारे लंग्स तक ना पहुंचे। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कंडीशंस द एयर। कंडीशंस का क्या मतलब है? कि टेम्परेचर को मेंटेन करती है हमारी बॉडी टेम्परेचर की तरह। सो ये काम होता है हमारे नॉस्ट्रल्स का। किसका? नॉस्ट्रल्स का। अब नॉस्ट्रल्स में एक और चीज होती है, क्या? जब भी आप कुछ बहुत अच्छी खुशबू लेते हो या आपको स्मेल आती है तो आपको कैसे आइडेंटिफाई होता है कि ये जो है ये पर्टिकुलर स्मेल किस चीज की है? सो लेट्स सी कि एक्चुअल में जो आपके नोज के अंदर ऑलफैक्टरी न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। सो व्हेनेवर यू स्मेल समथिंग, जब आप बहुत अच्छी कोई खुशबू लेते हो तो वो जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स आपकी ऑलफैक्टरी एपिथेलियम के न्यूरॉन्स में पहुंचते हैं, राइट। ये क्या है? नर्व एंडिंग्स हैं। ये केमिकल्स आपकी नर्व एंडिंग्स के साथ अटैच हो जाते हैं और ये केमिकल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू ब्रेन तक सिग्नलिंग पहुंचाते हैं। ऑलफैक्टरी एपिथेलियम ब्रेन तक सिग्नलिंग पहुंचाते हैं कि ये पर्टिकुलर स्मेल किसकी है। तो ये ऑलफैक्टरी जो एपिथेलियम होते हैं ये कहां प्रेजेंट है? ये भी आपके नेजल पैसेज में प्रेजेंट है। ये भी कहां प्रेजेंट है? नेजल पैसेज में प्रेजेंट है। सो नेजल पैसेज में आपको ये चीज समझ आ गई, एंट्रैप होता है, खुशबू आती है। अब आपने ये देखा, जब आप छींकते हो तो लोग आपको क्या बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू। जब आप स्नीज करते हो तो लोग आपको क्या बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू। बट ये स्नीजिंग का क्या प्रोसेस और स्नीजिंग क्यों करते हैं हम, राइट? सो लेट्स सी दिस ऑल्सो। सो एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी नोज के अंदर बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल्स इरिटेट करते हैं हमारे नेजल पैसेज को, एंड वो हमारी ऑलफैक्टरी लोब्स, वो हमारी वेगस नर्व्स को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर करने की वजह से ये ब्रेन सिग्नल देता है स्पाइनल कॉर्ड को एंड बोलता है कि आप एपिग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड को बंद कर दो, और आपके मसल्स को एकदम टाइट कर देता है ताकि एक प्रेशर बिल्ड हो जाए आपके लंग्स के अंदर। जब वो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है तो वो एपिग्लॉटिस के थ्रू बाहर निकलता है, जर्क से, प्रेशर से, एंड दिस इज कॉल्ड स्नीजिंग। इसको हम क्या कहते हैं? स्नीजिंग कहते हैं। तो इस तरीके से स्नीजिंग का प्रोसेस होता है। बट क्या आपको पता है कि जब भी हम स्नीज करते हैं तो सब हमें क्या बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू। बट ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसी एक मिथ भी है कि एक्चुअल में कुछ देर के लिए आपका हार्ट स्टॉप हो जाता है, बट नो, साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, स्पिरिचुअली इसको माना जाता है कि कई बार कहते हैं कि सोल जो है वो आपकी निकल जाती है और इवल्स कैन अटैक ऑन योर बॉडी एंड यू आर सेफ, दैट्स व्हाई दे से गॉड ब्लेस यू। बट साइंटिफिकली इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि एक्चुअल में हमारा हार्ट रुक जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट
थिंग्स जो हम समझते तो है कि खुशबू आती है, बट कैसे आई, हमारे ब्रेन ने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया कि आज केक बन रहा है, आज ये बन रहा है, यहां पर स्मेल इस चीज की आ रही है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की वजह से होता है, और वो भी कहां प्रेजेंट है, आपके नेजल पैसेज में प्रेजेंट है। देन दूसरी चीज हमने देखी कि हम जब स्नीज करते हैं तो वो जो प्रेशर क्रिएट हो जाता है आपके एब्डोमेन में, आपके रिब्स के पास, वो चर्क से बाहर निकलता है क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स इरिटेट करते हैं। और वो डस्ट पार्टिकल्स भी किसने आइडेंटिफाई किया, आपके वेगस नर्व्स ने आइडेंटिफाई करके आपके ब्रेन को बताया, ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को बताया कि एपिग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड्स को बंद कर दीजिए टू क्रिएट प्रेशर, राइट। एंड थर्ड हमने चीज देखी कि किस तरीके से जब डस्ट पार्टिकल्स हमारे नोज के अंदर आते हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट म्यूकस ग्लैंड, एपिथेलियम, हेयर किस तरीके से उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं, ट्रैप करते हैं एंड कंडीशनिंग करते हैं। एंड ऑल्सो वी स्टडीड अबाउट कि एक्चुअल में जो हमारा नेजल पैसेज है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 नॉस्ट्रल्स बिकॉज ऑफ अ सेप्टम, और वो जो सेप्टम है वो डिवाइड होता है आपके कार्टिलेज और बोन की वजह से। एंड द होल नोज इज प्रोटेक्टेड बाय 2 बोन्स, दैट इज एथमॉइड एंड वोमर, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्लाइड्स। सो हम लोगों ने देखा था कि नॉस्ट्रल्स, राइट, एंड नेजल कैविटी से जो एयर है वो किस तरीके से मूव करती है। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट इज योर फेरिंग्स। अब एयर का पाथवे का थर्ड लोकेशन क्या है, वी हैव फेरिंग्स। नाउ लेट्स सी कि फेरिंग्स और लैरिंग्स ये दो चीजें क्या है। सो नाउ हम लोगों ने क्या देख लिया, नोज देख लिया, अब हमारे पास क्या आता है, फेरिंग्स। लेट मी रिमूव दिस बोन, राइट, जॉ हम हटा देते हैं। अब हम देखते हैं, लेट मी हाइड दिस आल्सो, सेफेनॉइड बोन, zygomatic, let's remove all the bones here. Now is it visible properly? Yes, it is. So, ये हमारा नोज था। अब नोज जो है वो कनेक्ट करता है किससे, फेरिंग्स से। किससे करेगा, फेरिंग्स से। एंड फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, एपिग्लॉटिस को। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल आल्सो। रिमेंबर डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल का भी ये पार्ट है। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट्स देखे थे हमने, क्या क्या, वी हैव नोज से निकलने वाला इज नेजोफेरिंग्स, माउथ से निकलने वाला के पास वाला इज ओरोफेरिंग्स, एंड लैरिंग्स के पास वाला इज कॉल्ड एज, ये वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, लेरेंजियोफेरिंग्स। तो 3 पार्ट्स क्या क्या है, लेट्स सी अगेन। क्या बोला, नोज वाला नेजोफेरिंग्स, माउथ वाला ओरोफेरिंग्स एंड देन वी हैव दिस लेरेंजियोफेरिंग्स, राइट। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। अब फेरिंग्स के पास क्या होता है, एपिग्लॉटिस भी होता है, राइट। फेरिंग्स के पास क्या होता है, एपिग्लॉटिस भी होता है। लेट्स सी। अब अगर हम एपिग्लॉटिस का फंक्शन देखें, एपिग्लॉटिस का, तो जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो ये एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, इंश्योर करता है कि खाना आपके लैरिंग्स में ना चला जाए, यानी कि आपके वॉइस बॉक्स में ना चला जाए, राइट। और वॉइस बॉक्स से जो हवा आती है उस टाइम पर ये ओपन हो जाता है ताकि आवाज निकल सके। तो इसके दोनों काम है। जब हम खाना खाते हैं तो ये वॉइस बॉक्स को बंद कर देता है ताकि खाना फेरिंग्स में जाए, और जब हम बात कर रहे होते हैं तो हवा जो निकलती है, जो एयर निकलती है, उसके लिए ये ओपन हो जाता है ताकि एयर ऊपर से चली जाए, राइट। सो दिस इज द रोल ऑफ एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है, अगेन इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एंड व्हाट इट इज अ कार्टिलेज। ये क्या है, कार्टिलेज है। सो लेट्स चेक कि लैरिंग्स क्या होता है। सो दिस इज आवर लैरिंग्स। ये क्या है, मैं इसको सीधा कर लूं, यस, ये क्या है, हमारा लैरिंग्स है जो आगे कंटिन्यू होता है ट्रेकिया में, राइट। तो ये नीचे क्या है, ट्रेकिया है, पर अभी हम सिर्फ लैरिंग्स को देखेंगे जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो अगर हम इसके अंदर चलें, राइट, तो इसके अंदर क्या दिख रहा है हमें, इसके अंदर हमें दिख रहे हैं क्या, वोकल कॉर्ड्स। क्या है ये, दिस इज आवर वोकल कॉर्ड्स। तो एपिग्लॉटिस जब हम बात करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, एयर निकलती है, और एयर जो है वो इन स्ट्रिंग्स के ऊपर, इन स्ट्रिंग्स को हिट करती है, जिसकी वजह से एक साउंड क्रिएट होती है, राइट। तो जो साउंड की बात होती है कि लड़कियों की आवाज पतली होती है, लड़कों की आवाज मोटी होती है, हाई पिच लो पिच का क्या कॉन्सेप्ट है, तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल्स के अंदर, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है, तो मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से जो वोकल कॉर्ड्स की थिकनेस होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही एयर जो है वो इसको ट्रिगर करती है, हिट करती है, तो भारी आवाज आती है। एंड लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट था, तो यही वोकल कॉर्ड्स क्या होती हैं, पतली होती हैं। तो क्या होता है कि जब हवा इनको ट्रिगर करती है, हिट करती है, तो पतली आवाज यानी कि हाई पिच आवाज आती है, राइट। तो ये लैरिंग्स के अंदर क्या था, इसके अंदर थे हमारे क्या, इसके अंदर थे हमारे वोकल कॉर्ड्स, राइट। एंड एपिग्लॉटिस इसको प्रोटेक्ट करता है, अंडरस्टूड। ये भी क्या है, कार्टिलेज है जो इस पूरे वॉइस बॉक्स को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। सो जिस तरीके से हम जब गिटार को बजाते हैं तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स को मूव करते हैं ताकि उसमें से आवाज अच्छी आ सके। तो ये सब किस पे डिपेंड होता है, अगर कोई गिटारिस्ट है तो उसको पता होगा कि गिटार की स्ट्रिंग पतली है, लूज है, टाइट है, मोटी है, उसकी वजह से साउंड अफेक्ट होती है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में जब हम बात करते हैं तो वो आवाज कहां से आती है।
राइट। सो एक्चुअल में जब हम बात करते हैं तो जो एयर होती है वो प्रोड्यूस होती है, एंड एयर जब प्रोड्यूस होती है तो वोकल कॉर्ड्स मूव करती हैं। क्या करती हैं? मूव करती हैं, एंड ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो फिर साउंड क्रिएट करती हैं, राइट। And due to the movement of our mouth and the tongue, the words are produced, the statements are produced. तो ये सारी एयर जो है जब इन वोकल कॉर्ड से टकराती हैं, that is why it is called as voice box, जिसको larynx भी कहते हैं। अब ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं ये कहां पर प्रेजेंट है? आपके larynx में प्रेजेंट है, राइट, which is protected by many cartilages, right? तो बहुत सारे cartilages को ये कवर किए हैं, बहुत सारे cartilages ने इस वॉइस बॉक्स को कवर किया हुआ है ताकि वोकल कॉर्ड्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जब आप बहुत ज्यादा खांसी करते हो, बहुत ज्यादा कफ हो जाता है आपको, तो एक्चुअल में ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं ये बार बार खांसी करने की वजह से, खांसने की वजह से इन्फ्लेमेट हो जाती है, और इसके आगे पीछे जो मसल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा फटीग हो जाती है उन मसल्स में, तभी हमें बहुत पेन होती है। क्यों कहते हैं ऐसा कि बहुत जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए, बहुत जोर से बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बहुत जोर से बात करने पर ये जो आपके स्ट्रेचेबल मसल्स, स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग्स हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, इन पे बहुत प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक इंजरीज हो जाती हैं। तो आवाज तो आएगी, पर वोकल कॉर्ड्स अगर माइक्रोस्कोपिक इंजरी हो गई तो आवाज तो आएगी, बट एक्चुअल में वो आवाज बहुत धीमी होगी, राइट, फुसफुसाने जैसी आवाज होगी, बट वो आवाज तेज नहीं होगी। तो वी शुड नॉट स्पीक लाउडली। वन मोर थिंग, सो व्हाट हैपेंस टू द पीपल हु कैन नॉट स्पीक, जो म्यूट होते हैं, तो उनके साथ एक्चुअल में क्या होता है? कई बार उनके ब्रेन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, बट कई बार क्या होता है, ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं इनका अलाइनमेंट यू कैन से, और यू कैन से कि इनमें कुछ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाते, एंड बाकी सब चीजें उनकी सही होती हैं, बस वो आवाज नहीं निकाल पाते क्योंकि एयर प्रोड्यूस होती है पर वोकल कॉर्ड्स ही नहीं है। तो एयर जो है वो किसी भी स्ट्रिंग के साथ ट्रिगर नहीं हो रही, हिट नहीं हो रही, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। सो ये थे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि कैसे कैसे हम लोग बात करते हैं, कैसे हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है फैरिंग्स और लैरिंग्स में। फैरिंग्स जो है वो फूड पाइप को कनेक्ट करता है, बट लैरिंग्स जो है आपका वॉइस बॉक्स है जो आगे ट्रेकिया को कनेक्ट करता है। इन दोनों को प्रोटेक्ट करता है एपिग्लॉटिस। वो क्या है? एक कार्टिलेज है जो इंश्योर करता है कि जब आप खाना खाते हो तो वॉइस बॉक्स बंद रहे, और जब आप बात करते हो तो वॉइस बॉक्स ओपन रहे। तो जब आप बात करते करते खाना खाते हो तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए, और इस पॉइंट पे जब वो कंफ्यूज हो जाता है और जब आप स्वॉलो करते हो कोई चीज तो खाना आपके लैरिंग्स में आ जाता है, तो आप उसी वक्त जोक से खांसते हो। ये भी आपका एक रिफ्लेक्स है, खांसने की वजह से प्रेशर से जो खाना है वो वापस आपके फैरिंग्स में चला जाता है। इसीलिए कहते हैं खाना खाते वक्त कभी बात नहीं करनी चाहिए। तो क्यों? क्योंकि बेचारा एपिग्लॉटिस ही कंफ्यूज कर जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो अब ये था क्या जो हमने देखा? दैट वाज योर लैरिंग्स। लैरिंग्स कंटिन्यू कहां होगा? अब ट्रेकिया में। अब ये जो है दिस इज योर ट्रेकिया। अब ट्रेकिया को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है जो आगे लंग्स की तरफ कनेक्ट होगा, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? इसको प्रोटेक्ट करती हैं ये कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो आपको पता है ये कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कार्टिलेजिनस रिंग्स बिल्कुल बंद नहीं है। कैन यू सी दिस? दिस इज नॉट प्रॉपर सर्कुलर, इट इज सी शेप्ड। ये कैसी है? सी शेप्ड रिंग्स हैं। अगर हम इसको आइसोलेट करें तो ये क्या है? सी शेप्ड रिंग्स हैं। क्यों है सी शेप्ड? ये प्रॉपर सर्कुलर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये प्रॉपर सर्कुलर होती तो हमें चोकिंग हो सकती थी। हम कुछ भी खाते तो हमें चोकिंग हो सकती थी, हम जोर से बात करते तो हमें चोकिंग हो सकती थी। तो टू प्रिवेंट चोकिंग, ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जिन्होंने ट्रेकिया को प्रोटेक्ट किया हुआ है, ये सी शेप्ड की होती हैं, राइट। सो ये देखा हमने। अब ये जो ट्रेकिया है ये आगे किसमें कंटिन्यू हो रहा है? तो ये कंटिन्यू हो रहा है ब्रोंकाई में। यहां पर भी क्या प्रेजेंट होंगे? आपके लंग्स। यस, सो वी हैव एंटर्ड लंग्स नाउ। तो लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्रोंकाई। ये क्या है? ब्रोंकाई है। ये क्या है? ब्रोंकाई है। और ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे कंटिन्यू होती है ब्रांचेस में, जैसे कि ट्री की ब्रांच है, और इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकाई। देन द सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर मूव्स ऑन इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई। तो इस तरीके से एक पूरा नेटवर्क है ब्रोंकाई का लंग्स के अंदर, ये पूरे लंग्स के अंदर, right? So this was about the trachea, which is covered with cartilaginous rings, connected to primary bronchi, then secondary bronchi, tertiary bronchi, but in the lungs. तो trachea lungs के अंदर नहीं है, but कहां पर है? Secondary and tertiary and primary bronchi is present in the lungs. So actually में इसकी पोजीशन देखते हैं कि एक्चुअल में हमारी बॉडी में लंग्स की पोजीशन कहां होती है। So this is the position जिसको हम चेस्ट कहते हैं। तो चेस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और यहीं पर ट्रेकिया ने क्या किया था? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई को कंटिन्यू किया था। अब ये लंग्स आप देख पा रहे होंगे, ये जो लंग्स होते हैं इसके अंदर एक स्पेस है। कैन यू सी? एक स्पेस है। अब ये स्पेस किसकी वजह से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमें?
इसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्पेस के अंदर फिट हो जाता है क्या? आपका हार्ट। यस, सो आपके लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपका हार्ट, राइट? अब एक और चीज आप नोटिस कर रहे होंगे क्या, ये जो लंग्स है, ये जो राइट वाला लंग है, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, इसमें कोई भी एंगुलर चीज नहीं है, नॉच नहीं है। जबकि ये जो लेफ्ट वाला लंग है, ये जो लेफ्ट वाला लंग है, इसके अंदर एक छोटा सा ऐसे नॉच लाइक एंगल है, राइट? तो ये किसकी वजह से है? ये वजह है आपके हार्ट की प्रेजेंस की। तभी जब हम एक्सरेज देखते हैं तो एक लंग की जो शेप होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है और एक छोटा सा क्या होता है? थोड़ी सी नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉच लाइक शेप होती है, एंड दिस इज ड्यू टू योर हार्ट एंड इट इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच। क्या कहेंगे? कार्डियक नॉच। एंड द स्पेस बिटवीन द लंग्स, जहां पर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लेट मी हाइड दिस। तो ये जो स्पेस आपको दिख रही है, ये खाली स्पेस जहां पर हार्ट प्रेजेंट होगा, इसको हम क्या कहते हैं? मेडियास्टनम। क्या कहेंगे? मेडियास्टनम। एंड ये जो नॉच है जो हार्ट की वजह से बनी, किसमें? लेफ्ट लंग में, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, राइट? क्या बोलेंगे? मेडियास्टनम। अब आपको नहीं लगता कि लंग्स, हार्ट, ये सब इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स अगर आपके इस थोरैसिक पार्ट में प्रेजेंट है तो इनको प्रोटेक्ट करना तो हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। वरना सोचिए कोई ऐसे आपको पंच करे तो आपके लंग्स काम से चले गए, एंड उसके बाद सब प्रेशर आपके हार्ट पे आ जाएगा, तो कितना इजी हो जाएगा आपको पुश करके मार देना, क्योंकि ये क्या है? वाइटल ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के। सो एक्चुअल में इस पूरे स्ट्रक्चर्स को कौन कवर करता है? तो इट इज कवर्ड बाय योर नन अदर देन रिब केज। यस, तो ये क्या है? पूरा रिब केज है। अगर मैं आपको केज की बात बताऊं, अगर हम केज की बात करें तो केज का मतलब होता है जो चारों तरफ से क्या हो? बंद हो, कवर्ड हो, राइट? सो अगर हम स्टार्टिंग से देखें, फ्रंट से देखें, तो फ्रंट से ये कनेक्ट होता है, एक बीच में जो आपको बोन दिख रही है टाई जैसी, इसको बोलते हैं हम स्टर्नम। सो फ्रंट से जो आपकी थोरैसिक कैविटी होती है, जो आपके लंग्स होते हैं, वो आपको कौन कवर करता है? स्टर्नम। कौन करेगा? स्टर्नम, विच इज अ टाई बोन एग्जैक्टली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, राइट? देन साइड से कौन प्रोटेक्ट करता है इनको? रिब्स, राइट? कौन प्रोटेक्ट करेगा? रिब्स। ये सब क्या है? रिब्स हैं। सो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर। तो रिब्स क्या करती हैं? इसको लेटरल साइड से प्रोटेक्ट करती हैं। फ्रंट से स्टर्नम, लेटरल साइड से रिब्स, राइट? अब क्या रह गया? नीचे से एंड पीछे से। पीछे से इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है जी किसने? हमारी स्पाइनल कॉर्ड ने। किसने? स्पाइनल कॉर्ड ने। एंड नीचे से इसको प्रोटेक्ट किया है किसने? हमारे डायाफ्राम ने। सो दिस इज आवर डायाफ्राम। सो इसकी मूवमेंट की वजह से ही जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो हमारी मूवमेंट अप एंड डाउन होती है, क्योंकि ये जो है इसकी वजह से लंग्स भी अप एंड डाउन मूव होते हैं। कैसे होते हैं ये हम अपने फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे, बट जस्ट टू शो यू दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिब केज, क्योंकि ये हर जगह से क्या है? केज्ड है, प्रोटेक्टेड है। फ्रंट से ये प्रोटेक्टेड है स्टर्नम से, बैक से ये प्रोटेक्टेड है किससे? यस, स्पाइनल कॉर्ड से। लेटरल साइड से ये कनेक्टेड है विद योर रिब्स, एंड फ्रॉम द बिलो ये कनेक्टेड है विद डायाफ्राम। एंड डायाफ्राम इज नॉट अ बोन, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या है? मस्कुलर है, तभी ये क्या करता है? मूवमेंट कर सकता है, तभी ये ऊपर और नीचे हो पाता है जब हम सांस लेते हैं। एंड इट ऑल्सो डिवाइड्स योर थोरैसिक पैसेज एंड एब्डोमिनल पैसेज को ये डिवाइड करता है। So this was about how the air passes in your respiratory tract, right? So let's check again. So हम लोगों ने देखा नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी, देन टू द फैरिंग्स। फैरिंग्स में क्या होता है? एपिग्लॉटिस होता है जो प्रोटेक्ट करता है ताकि जो खाना है वो कहां चला जाए? आपके ईसोफेगस में जाए। बट जब एयर फैरिंग्स में जाती है, नेजोफैरिंग्स में जाती है, तब नेजोफैरिंग्स से वो लैरिंग्स में पहुंचती है। लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, उसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। देन टू द ट्रेकिया जो कि कंटिन्यू होता है विद एंड इज प्रोटेक्टेड विद द कार्टिलेजिनस रिंग्स जो कि सी शेप की होती हैं। एंड देन वो ब्रोंकाई में पहुंचता है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में पहुंचता है जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। एंड देन टू द एल्विलाई जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं कि एक्चुअल में ये चीजें कहां होती हैं। एंड योर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई आर प्रेजेंट इन योर यस लंग्स। सो अगर हम देखें कि हमें इसको लिखना किस तरीके से है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हम नॉस्ट्रल्स की बात करें तो नॉस्ट्रल्स में क्या होता है? वी हैव हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड्स जो कि क्या करते हैं? विच ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स, राइट? डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर देते हैं, राइट? अब नेजल कैविटी का देखें तो नेजल कैविटी में हम लोग क्या लिखेंगे कि नेजल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्या क्या देखा था हमने? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एंड एपिथेलियम जो कि क्या करता है? विच ह्यूमिडिफाइज द एयर एंड डिटेक्ट्स द स्मेल, राइट? फिर आ जाते हैं हम फैरिंग्स पे। फैरिंग्स पे हमने क्या देखा था कि फैरिंग्स के पास होते हैं, इट हैज ओरोफैरिंग्स एंड लेरिंजियोफैरिंग्स, राइट? अब फिर क्या आ जाता है हमारे पास? लैरिंग्स, जिसको और क्या कहते हैं हम? और कहते हैं इसको
वॉइस बॉक्स। क्या कहेंगे? वॉइस बॉक्स। इसके पास क्या होता है? दे हैव वोकल कॉर्ड्स। क्या होती हैं? वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जो अगर हम फीमेल की बात करें तो क्योंकि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन होता तो है पर कितना होता है? कम होता है, तो उनकी जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थिन। तभी पिच कैसी आती है? हाई पिच साउंड इज प्रोड्यूस, राइट। और यही अगर हम किसकी बात करें? मेल्स की बात करें, मेल्स की बात करें तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, जिसकी वजह से लो पिच। वाई लो पिच? बिकॉज थिक वोकल कॉर्ड्स, राइट। यही हमने समझा, यही हमने देखा, राइट। और वो वॉइस बॉक्स में हमने क्या देखा कि इनके पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन एक और देखी थी हमने, क्या कि इनके पास क्या होता है? एपिग्लॉटस भी होता है। तो इधर मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टाइप बना देती हूं कि दे हैव एपिग्लॉटस विच इज अ कार्टिलेज। क्या होता है? कार्टिलेज होता है, जो क्या करता है? इंश्योर करता है क्या कि खाना जो है वो आपके ईसोफेगस में जाए, बट प्रिवेंट्स क्या? वॉइस बॉक्स, फूड फ्रॉम गोइंग टू वॉइस बॉक्स, राइट। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने देखी थी। तो ये है हमारे सब कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक की इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब फिर आ गया ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है? एक 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग टू ब्रोंकाई, एंड इट इज कवर्ड विद, इट इज प्रोटेक्टेड विद, किससे प्रोटेक्टेड होती है? विद C-shaped cartilaginous rings, C-shaped cartilaginous rings that protects them from choking, right? फिर आ जाता है हमारे पास क्या? ब्रोंकाई। अगर हम ब्रोंकाई देखें तो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया का एक्सटेंशन है that divides into left and right bronchi and is present, and it continues to the lungs, right? फिर आ जाता है हमारे पास क्या? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ब्रोंक्यूल्स जो है वो फर्दर ब्रांच एंड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय, राइट। सो इतना हम लोगों ने समझा था, राइट। सो अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स एंड द एल्वुलाई, ये तीनों चीजें कहां पर प्रेजेंट होती हैं? आपके लंग्स में प्रेजेंट होती है। सो लंग्स एक बहुत वाइटल ऑर्गन है हमारी पूरी बॉडी का, क्योंकि यहां पर ही क्या होता है? प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स के अंदर कहां पर होती है? ब्रोंकाई जो है वो कहां पर कंटिन्यू होती है? एंड इट कंटिन्यूज विद एल्वुलाई। किस पे? एल्वुलाई पर। और यहीं पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। अगर हम एल्वुलाई का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ग्रेप्स की तरह होता है, राइट। ये ग्रेप्स की तरह होता है, ऐसे बंच ऑफ ग्रेप्स जैसे पड़े होते हैं, उसी तरीके से एल्वुलाई प्रेजेंट होती हैं, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक कि एल्वुलाई एक्चुअल में दिखती कैसे है और वो कैसे ट्रेकिया ब्रोंकाई से आगे कंटिन्यू होती है। सो दिस इज, ये क्या था आपका? वेट, ये जो यहां से आया, दिस इज योर ब्रोंकाई। ये क्या है? ब्रोंकाई, जो आगे फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गया। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये आगे कंटिन्यू हुए किसके साथ? आपकी एल्वुलाई के साथ। एल्वुलाई के साथ ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये जो ग्रेप्स की तरह दिख रहे हैं, दीज आर योर एल्वुलाई। और इनके सैक को इकट्ठे जो प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या कहेंगे? एल्वुलर सैक कहेंगे। अब कैन यू सी दिस? सो इनको एल्वुलर सैक कहेंगे। अब ये जो एल्वुलर सैक है, कैन यू सी दिस कि एक्चुअल में रेड एंड ब्लू ये क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। अभी ये रेड में क्या है, ब्लू में क्या है, उसकी बात नहीं कर रहे। अभी आप सिर्फ ये समझो कि ये जो रेड और ब्लू हैं ये ब्लड वेसल्स हैं, यहां पर ब्लड प्रेजेंट है, मतलब इसके अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। तो ये सर्कुलेट कहां पर हो रहा है? पूरा का पूरा इसको कवर किया हुआ है इस एल्वुलर सैक को इन ब्लड वेसल्स ने, राइट। तो यहीं पर क्या होगा? आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। अब कैसे होगा? लेट्स चेक। सो हमने क्या देखा था? हमने देखा कि एल्वुलाई के आगे पीछे क्या होती है? ब्लड वेसल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो कि लंग्स के अंदर होता है, राइट। अब जब हम इसको देखते हैं तो ये क्या है? आपकी एल्वुलाई है और यहां से ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, यहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, राइट। अब अंदर क्या है एल्वुलाई के? अब एयर जो है वो लास्ट कहां पर पहुंचती है? आपके एल्वुलाई में पहुंचती है, जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर्स है। वहां पर क्या प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये पूरा एल्वुलाई, ये रेड कलर के जो आपको दिख रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स वाले पार्टिकल्स, दीज आर योर ऑक्सीजन। और जो आपकी ब्लड वेसल साथ में चल रही हैं, अब ये जो ब्लू वाली ब्लड वेसल्स है, इसका मतलब है कि ये वाला जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। क्या मतलब है इसका? कि ये जो ब्लू वाली ब्लड वेसल्स है इसमें जो ब्लड प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो उसमें क्या प्रेजेंट है? तो आपको याद होगा कि जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, जब भी वर्क डन होता है, यानी कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती थी, तब क्या होता था?
आपका जो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब मिलते थे तो वो क्या बनाते थे, एटीपी बनाते थे, और एटीपी के साथ रिलीज होता था कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ब्लू वाली ब्लड वेसल है जिसको हम वेन्स कहते हैं, वेन्स के अंदर जो भी ब्लड प्रेजेंट होता है उसके पास अबैंडेंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, राइट। अब क्या होगा, ये वाला ब्लड जो आगे पीछे एल्वियोलाई के प्रेजेंट है इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, जबकि हमारी एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। तो क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाई है, और यहां पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन लो है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो डिफ्यूजन क्या कहता था, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो पार्टिकल्स यानी कि ऑक्सीजन जो है वो मूव करेगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो हमारा ऑक्सीजन होगा वो ब्लड के अंदर आ जाएगा, राइट। सेम इज द केस, यहां पर क्या ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, और यहां पर क्या हाई लो है, कार्बन डाइऑक्साइड लो है। तो क्या होगा, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपेंस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वही पाथवे फॉलो करेगी जो ऑक्सीजन ने फॉलो किया, बट इन अ रिवर्स डायरेक्शन, एंड दिस इज हाउ वी एक्सपेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और वो अब कहां पहुंच गया, आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया, राइट। अब ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर क्या होगा वो देखते हैं। सो जैसे ही वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, वहां पर प्रेजेंट होगा ब्लड के अंदर एक पिगमेंट जिसका क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। ब्लड के पास क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। बट ब्लड के अंदर होते हैं सबसे पहले आरबीसीज। तो ये क्या हुआ, फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लोअर पार्शियल प्रेशर टू, सो ये पहुंच गया अब हमारे ब्लड में। अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, हाई ऑक्सीजन प्रेशर यहां पर लो, अब हाई से लो की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन पहुंच गया हमारे ब्लड में, एंड लो से लो कार्बन डाइऑक्साइड हाई की तरफ जाएगी और ये पहुंच जाएगी हमारे एल्वियोलाई में। इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। बट अभी तो सिर्फ ये कहां पहुंचा, आपके ब्लड वेसल में पहुंचा जहां पर ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड के अंदर क्या होता है, आपके आरबीसीज, राइट। सो लेट्स गेट, अब यहां पर ऑक्सीजन तो पहुंच गया आपके ब्लड के अंदर, अब ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा एंड आरबीसीज, राइट। तो आरबीसीज का अगर हम स्ट्रक्चर देख, बाहर से वॉल्स थिक होती हैं और अंदर से वॉल्स थिन होती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, एंड द शेप ऑफ द आरबीसी इज कॉल्ड एज बाइकनकेव शेप। कैसी शेप, बाइकनकेव। तो बाइकनकेव शेप क्या होती है, ये अंदर से फ्लैटेंड होती है और बाहर से थिकर होती है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस प्रॉपरली हो पाएगा, राइट। अब जब ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो आपके आरबीसी के पास क्या प्रेजेंट होता है, आपके आरबीसी के पास प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। यस, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है। तो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, जो कि एक पिगमेंट होती है। अब ये जो पिगमेंट होती है, ये पिगमेंट के पास क्या प्रेजेंट होता है वो देखते हैं। अब मान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है, राइट, एक गाड़ी है या एक बस है। हीमोग्लोबिन एक बस है जिसके पास 4 सीट्स हैं। दिस इज योर आरबीसी हीमोग्लोबिन, इसके पास 4 सीट्स हैं, यानी कि इसके पास इतनी शक्ति होती है कि ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड हो सकते हैं। सो हीमोग्लोबिन के पास 4 सीट्स होती हैं जिसमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड हो जाते हैं, यानी कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ऑक्सीजन बाइंड हो जाते हैं। और कैसे बाइंड होते हैं, एक्चुअल में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हीमोग्लोबिन के पास 4 प्रोटीन के चेन्स होती हैं जिसको ग्लोबिन कहते हैं, जिसके साथ हीम ग्रुप अटैच्ड होता है, हीम मतलब आयरन, और इस आयरन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है। सो क्या बोला मैंने, दिस इज प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन है, उसके साथ अटैच होते हैं आपके क्या, आयरन, आयरन, आयरन एंड आयरन, और उस आयरन के साथ क्या अटैच होता है, योर हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, राइट। तो अगर आसान भाषा में समझा जाए तो हीमोग्लोबिन की गाड़ी में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बैठ सकते हैं। सो इस तरीके से हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे अंदर ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, या ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, इसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, विच इज अ रेड पिगमेंट ऑफ द ब्लड, राइट। सो लेट्स सी कि इंटरनल रेस्पिरेशन अब कैसे होती है। हमने क्या कहा, ब्लड वेसल्स ऑल ओवर देयर, राइट। अब होगा क्या यहां पर, अब ब्लड, ये आरबीसीज घूम रहे हैं, ये क्या है, आरबीसीज चल रहे हैं ब्लड के अंदर। अब क्या होगा, ये आरबीसी के अंदर
ये आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, ये पिगमेंट प्रेजेंट थी, जिसकी क्या एफिनिटी थी कि ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड हो जाता है, ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड हो जाता है, एंड इस तरीके से ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है और हर जगह जाता है। अब जहां जहां ये ब्लड जा रहा है उसके साथ साथ क्या है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। अब अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो यहां से जो आरबीसी है उधर से डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन निकलेगा और अपने अपने सेल्स में चला जाएगा, और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी सेल्स से ब्लड वेसल्स में चली जाती हैं और वहां से फिर वो एल्विलाई में पहुंचती हैं और एल्विलाई से पूरा पाथवे कर बाहर। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर हम दोबारा से कंक्लूड करें इस चीज को, तो हमने कहा कि जब एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है तो हाई प्रेशर की हाई अमाउंट होने की वजह से और ब्लड वेसल्स में लेस अमाउंट होने की वजह से डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन आपके ब्लड वेसल्स में आ जाता है। ब्लड वेसल्स में होते हैं आरबीसीज। आरबीसीज का स्ट्रक्चर बायकनकेव होता है ताकि जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी के अंदर चले जाएं। आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है एक पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की यह खासियत होती है कि उसके पास 4 सीट्स हैं कि वो ऑक्सीजन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड कर सकती है, तो वो पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। जहां जहां ऑक्सीजन को कमी होती है वहां पे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो ब्लड से निकलकर सेल्स में चले जाते हैं, जिसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। और उसी तरीके से जब सेल्स वर्कआउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस इन ब्लड वेसल्स में चला जाता है। तो ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है ऑक्सीजन नहीं होता उसे कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो रेड कलर की होती है आर्टरीज जहां पर प्रेजेंट होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ब्लू कलर की होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहां पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता। सो आई थिंक दिस इज क्लियर कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरीके से होता है। इजंट इट इंटरेस्टिंग टू नो कैसे कि पूरे एनवायरमेंट की हवा हमारे अंदर जाकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हुआ कि एग्जैक्टली वो ब्लड स्ट्रीम से जाकर हमारे सेल्स तक पहुंची और सेल्स में हुआ एटीपी प्रोडक्शन और हमें एनर्जी मिली। तो कहते हैं ना कि एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई होती है। अगर आपका ब्लड कम है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो ऑक्सीजन भी बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो बाइंड ही नहीं किया, एंड यू विल फील वेरी लेजी और आपके अंदर एनर्जी ही नहीं होगी कोई काम करने की। इसीलिए कहते हैं कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो लेट्स राइट इट डाउन एंड कंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन है। सो एल्विलाई क्या है? दीज आर टाइनी balloon like air sacs that are present in bundles called as alveolar sac. Network of blood vessels which helps in gaseous exchange, right? So कैसे होता है gaseous exchange? क्या लिखेंगे? Steps. When you inhale oxygen, rich air reaches the alveoli, right? Step number 2, alveoli have very thin walls and are surrounded by blood capillaries. Third point, the oxygen from the alveoli diffuses in blood stream, and at the same time carbon dioxide diffuses from the blood into alveoli and is expelled out. तो इस तरीके से these are the major steps जो हमने उस पूरी की पूरी रेस्पिरेशन में देखे, और इनको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, राइट? बट जो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये जो स्टेप्स हमने लिखे, ये स्टेप्स किस चीज के हैं? दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, राइट? इनको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। नाउ लेट्स सी कि हीमोग्लोबिन का क्या रोल होता है। सो अगर हम रोल ऑफ हीमोग्लोबिन देखें कि एक्चुअल में ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का क्या कनेक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? इन द लंग्स कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन and forms oxyhemoglobin right? Then the oxygen rich blood circulates all over the body and is diffused in the surrounding tissues for aerobic respiration.
राइट। सो इस तरीके से हीमोग्लोबिन का इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, एंड इस तरीके से हर एक टिश्यू को, हर एक सेल को कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मिलती है फॉर वर्क, ताकि वो एटीपी बना सके, राइट। एंड उसी तरीके से जब वर्क डन हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसी पाथवे से आपके ब्लड वेसल्स में आ जाती है एंड देन वो एक्सपेल आउट हो जाती है फ्रॉम द बॉडी, राइट। सो दिस इज द रोल ऑफ योर हीमोग्लोबिन। बट ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई, ये तीनों चीजें कहां प्रेजेंट होती थी? ये प्रेजेंट होती आपके लंग्स में। सो लंग्स एक्चुअल में क्या क्या, अगर आपको इस पे क्वेश्चन आ जाए, लंग्स में पाथवे पे, सिर्फ लंग्स पे क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क्स का नोट लिखने के लिए, तो एक्चुअल में हमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं पहले ये देख लेते हैं। इट इज अ पेयर ऑफ प्लास्टिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, बट कैसा? एक पेयर विच इज प्रेजेंट, कहां पर प्रेजेंट है? विच इज प्रेजेंट इन द thoracic cavity। कहां पर? in the thoracic cavity and is protected by, किससे प्रोटेक्टेड है? by rib cage, राइट। और अगर हम रिब केज को थोड़ा सा और लिख लें आपके याद रखने के लिए, तो रिब केज में स्टर्नम होती है, देन रिब्स जो कि कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर होते हैं, देन we have spinal cord, and fourth is diaphragm, right। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। उसके बाद हमें लिखना है कि it has a pleural membrane, right। the space between the lungs is called, क्या कहा था हमने? is called mediastinum। क्या कहा था? mediastinum, राइट, जहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है। एंड द नॉच is called as, उस नॉच को कहते हैं कार्डियक नॉच, राइट। ये बात हो गई। देन अगर इसके फंक्शन पे चले जाएं तो फंक्शंस क्या क्या हैं? गैसियस एक्सचेंज या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोलाई विच इज अ पार्ट ऑफ योर लंग्स। सो अगर हम लंग्स का स्ट्रक्चर देखें तो लंग्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखता है? सो दीज आर योर लंग्स। ये क्या है? आपके लंग्स हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, जो कि कहां? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो अगर कभी भी किसी ने आपको मार दिया और रिब्स आपके रप्चर होकर आपके लंग्स को, अगर उन्होंने रिब्स अगर आपकी टूट गई और उन्होंने आपके लंग्स को रप्चर कर दिया, तो सबसे पहले क्या रप्चर होगी? आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन, और उसके बाद प्लूरल फ्लूइड उस चीज को प्रोटेक्ट करेगा ताकि आपके लंग्स को कोई भी शॉक ना महसूस हो, राइट। सो ये बात हो गई आपके लंग्स की। तो यस, तो हम चेक कर रहे हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के वक्त हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो उसको समझने के लिए, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी एल्विलाई, जब हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, तो हमारी एल्विलाई फिल हो जाती है, कंट्रैक्ट करती है, उसकी जो वॉल्स होती हैं, जो थिन वॉल्स होती हैं, वो कंट्रैक्ट करती हैं। बट जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें से हवा निकल जाती है और वो रिलैक्स करती हैं। तो इस तरीके से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के वक्त एल्विलाई की ये मूवमेंट रहती है। तो एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट हमें समझना क्यों है? क्योंकि हमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखना है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के वक्त हमारा डायाफ्राम, रिब केज, थोरैसिक वॉल्यूम, लंग प्रेशर और एयर की क्या मूवमेंट होती है। टू अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू अ एक्सपेरिमेंट। तो हमने क्या किया? हमने इस ग्लास को नीचे से कवर कर दिया एक प्लास्टिक की शीट से, राइट, एंड उसके अंदर स्ट्रॉ की मदद से एक बलून लगा दिया। Is it visible to you? Now, this glass will be acting as lungs, और जो अंदर बलून है, it will act as a alveoli, right? So, what will happen? जब हम lungs के अंदर क्या करते हैं? एयर अंदर आती है, मतलब जब हम इंस्पायर करते हैं, so क्या होता है? एल्विलाई तो कंट्रैक्ट करेगी, मतलब वो इन्फ्लेट करेगी, फूलेगी, एंड कंसिडर दिस प्लास्टिक शीट एज डायाफ्राम। तो डायाफ्राम में क्या होगा, इसको देखते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से जो डायाफ्राम था वो कंट्रैक्ट कर गया, एंड एल्विलाई ने भी कंट्रैक्ट किया। एंड सेम चीज जब इसमें से हवा निकल जाएगी, दैट मींस एक्सपिरेशन होगी, तो आपका जो डायाफ्राम था उसने क्या कर दिया?
अंदर चला गया और आपकी एल्विलाई में से भी सारी हवा निकल गई, राइट। तो इसी तरीके से हमारे लंग्स और एल्विलाई की मूवमेंट्स होती हैं। एक्चुअल में जब हम नॉर्मल इंस्पायर करते हैं या फिर नॉर्मल इनहेलेशन करते हैं, उस वक्त हमारा डायफ्राम कैसे मूव कर रहा है। नॉर्मल डायफ्राम की पोजीशन ही ऐसी होती है, इसीलिए हमें ज्यादा पता नहीं चलता। बट अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से देखें, तो मैंने क्या कहा कि कंसिडर दिस एज डायफ्राम। ये जो प्लास्टिक शीट मैंने लगाई है इसको डायफ्राम कंसिडर करो। तो जैसे ही मैं क्या करूंगी, हवा फिल करूंगी, जो कि आपकी एल्विलाई और लंग्स के लिए एक इनहेलेशन का प्रोसेस है, तो उसमें क्या होगा, एक तो ये कंट्रैक्ट कर गया डायफ्राम और कहां की तरफ मूव किया, डाउनवर्ड्स, राइट। तो इस केस में अगर हम दोबारा से इसको देखें, तो ये जो आपका डायफ्राम है, जब आप नॉर्मल इनहेलेशन करोगे तो डायफ्राम नीचे को जा रहा है, राइट। तो क्या हुआ, नीचे को गया। और उस केस में जो रिब्स थे वो बाहर की तरफ निकले। जब आप इंस्पायर करते हो, इनहेल करते हो, तो रिब्स बाहर की तरफ निकलते हैं और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है। तो लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, यस। तो जब लंग्स के ऊपर प्रेशर घट जाएगा, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो लेट्स राइट इट डाउन। सो क्या क्या होगा, देखिए क्या देखा हमने, डायफ्राम इनहेलेशन के वक्त कंट्रैक्ट किया, राइट, और उसके बाद क्या हुआ था, डाउनवर्ड्स गया। रिब केज बाहर की तरफ मूव किया, अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, बढ़ गया वॉल्यूम, उसके अंदर हवा भरी तो वो इंक्रीज हो गई। एंड लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था जब वो बड़े ही ज्यादा रिलैक्स्ड कंडीशन में थे। जब वो, अगर हम इस बलून को देखें तो इस पे लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि ये रिलैक्स कंडीशन में है, राइट। और यही जब ये कंट्रैक्ट कर जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो लंग प्रेशर विल डिक्रीज। और एयर की मूवमेंट क्या रही इस वक्त, एयर की मूवमेंट रही आउट टू इन, राइट। तो आई होप आपको इनहेलेशन का प्रोसेस तो क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट्स चेक कि एक्सहेलेशन के दौरान क्या होगा। अब नॉर्मल एक्सहेलेशन में क्या होगा, जो डायफ्राम होगा वो डोम शेप का बन जाएगा, राइट। क्या होगा, डोम शेप का बन जाएगा। लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ गया और थोरैसिक वॉल्यूम कम हो गई, राइट। सो लेट्स राइट दिस आल्सो। सो अब एक्सहेलेशन में क्या था, एक्सहेलेशन का देखें तो हमने क्या देखा कि डायफ्राम एक्सहेलेशन के दौरान क्या हुआ, इनवर्ड गया और कंट्रैक्ट कर गया। तो हम इनवर्ड की जगह जो रिलैक्स कर गया, सॉरी, जो हम इनवर्ड की जगह टर्म यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डोम शेप्ड। क्या कहेंगे, डोम शेप्ड। उस केस में रिबकेज क्या हुए थे, जब आप एक्सहेल करते हो तो आप क्या करते हो, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, राइट। थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, हवा निकल गई। लंग प्रेशर पे प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। और मूवमेंट ऑफ एयर क्या है, आउट टू इन, राइट। तो इस तरीके से जब हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आती है, इसको हमने समझा। सो एक और बार अच्छे से इसको समझते हैं। सो अगर हम देखें तो स्केलेटन के अंदर ये क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये डायफ्राम है। अब हम देखेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो ये किस तरीके से मूव करता है। सो दिस इज द डायफ्राम, ये क्या है, लंग्स है। सो नीचे ऊपर, जब आप इंस्पायर करते हो तो नीचे, एक्सपायर करते हो तो ऊपर। इंस्पायर नीचे और एक्सपायर ऊपर, डोम शेप। इंस्पायर नीचे, एक्सपायर डोम शेप, इंस्पायर नीचे, राइट। तो इस तरीके से ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, बट उससे पहले लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 5 मार्क्स में जब पाथवे ऑफ एयर आएगा और क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तब आपको ये 5 मार्क्स में ये डायग्राम बनानी है। सो लेट्स ड्रॉ दिस। राइट, तो हमने ये क्या बना दिया, ये क्या है, नेजोफैरिंक्स, ये क्या है, ओरोफैरिंक्स, ये क्या है, एपिग्लॉटिस, जो आगे जाके ईसोफेगस को कनेक्ट होकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा। ये क्या आ जाता है आपका लैरिंग्स, और ये क्या आ जाता है, ट्रेकिया। अब यही लैरिंग्स जो है इट विल ओपन अप इनटू अ ब्रोंकाई, राइट, एंड ब्रोंकाई विल ओपन अप इनटू योर, आ जाते हैं अपने पिंक कलर के लंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू मेक दिस नॉच, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, मेम्ब्रेन बनानी है, वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द मेम्ब्रेन, राइट, ये नॉच। अब और क्या बनाना है हमको बनाना है डायाफ्राम, राइट। और इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर होंगे पूरे ऐसे फैले हुए, राइट। एंड इसके साथ क्या बनाना है आपको, एल्व्यूलाई। क्या बनाएंगे, एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट डायग्राम, राइट। तो अब इसको लेबल करेंगे। तो पहले क्या आ जाता है, ये है हमारा, स्क्रीन से करते हैं इसको लेबल, ये है हमारा नेजो फैरिंग्स, राइट।
व्हाट इज दिस? एपीग्लॉटिस। देन क्या आ जाता है? ओरोफैरिंग्स। दिस इज योर ट्रेकिया। एक चीज तो बनाना ही भूल गए हम लोग, अपना लैरिंग्स। तो यहां पे ये लैरिंग्स, राइट? तो ये आ गया लैरिंग्स, राइट? एंड देन ये आ गई क्या? प्लूरल मेम्ब्रेन, राइट? फिर क्या आ गया? ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, एल्व्यूलाई, and what is this? Diaphragm. What is this? Mediastinum. And what is this angle? The cardiac notch. तो जब भी आपको कोई 5 मार्क्स में ये डायग्राम आए, आपको इसी तरीके से बनानी है, राइट? और अगर आप इसको थोड़ा और अच्छे से बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक ईसोफेगस भी लिख सकते हैं, राइट? ये आ जाता है आपका ईसोफेगस। सो दिस इज द होल डायग्राम। नाउ क्या आपको पता है निमोनिया क्या होता है? सो निमोनिया इज अ लंग डिजीज, ओके? सो निमोनिया, प्लूरा, ये सब वर्ड्स जो होते हैं ये लंग से एसोसिएटेड होते हैं, राइट? जैसे कार्डियक वर्ड जो है वो हार्ट से एसोसिएटेड है, प्लूरा वर्ड किससे एसोसिएटेड है? आपके लंग से। तभी हमने क्या कहा? प्लूरल मेम्ब्रेन, राइट? और ये क्या है? अपने लंग्स हैं, ओके? सो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट हम रेस्पिरेशन का करने वाले हैं, जो इसमें आपको तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। क्या है वो चीज? सो वी आर टॉकिंग अबाउट, यस, हुक्का एंड वेप। तो आप लोगों को, मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस है कि आजकल सबको पता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। एंड इन दोनों चीजों को लोग, बच्चे तो बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग और ज्यादा ही कूल मांगते हैं, राइट? राइट जेंजीज? तो कूल थिंग तो ये बिल्कुल नहीं है, ना ही हुक्का और ना ही वेप। ये दोनों चीजें जो है बिल्कुल भी कूल नहीं है। क्यों कूल नहीं है? एक्चुअल में इन दोनों में क्या प्रेजेंट होता है? निकोटिन प्रेजेंट होता है। एंड अगर हम प्रॉपर्ली हुक्के की बात करें तो उसमें कार्बन यानी कि बर्निंग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप इनहेल करते हो तो वो छोटे छोटे जो बर्निंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपकी लंग्स के अंदर पर्टिकुलरली जाते ही जाते हैं। आप जितना मर्जी इसको प्रोटेक्टिवली कर लो, और जब वो जाते हैं तो वो आपके एल्वियोलाई के सेल्स को बर्न करना शुरू कर देते हैं। एंड ये बर्निंग की वजह से एल्वियोलाई का सरफेस एरिया कम हो जाता है। और हमने क्या पढ़ा था? सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से एफिशिएंटली एंड फास्टर रेस्पिरेशन होता है, राइट? एंड इसमें निकोटिन और पता नहीं क्या क्या ऐसे केमिकल्स, हेवी केमिकल्स, अगर हम वेप की भी बात करें तो इसमें भी बहुत ज्यादा केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको एंग्जाइटी, मेंटल सिकनेस, इंसोम्निया, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, टायर्डनेस, ये सब चीजें जो हैं ये हुक्का और वेप की वजह से होता है। तो यस, इट्स अ मिसकंसेप्शन जो लोग कहते हैं कि हम वेप कर सकते हैं पर हुक्का और सिगरेट नहीं करेंगे। भाई ये तीनों चीजें ही हार्मफुल है। तो आप लोगों को कभी भी इन सब चीजों के पास नहीं जाना है, बल्कि इनको दूर ही भगाना है। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी कहती है कि यू डिजर्व क्लियर लंग्स एंड क्लियर माइंड। तो दीज आर द सम ऑफ द मोर टू नो sections of your NCERT, जहां पर क्लियरली ये लिखा है कि यूजिंग टबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ द टबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट, सिगार, हुक्का, गुटखा, बीडीज इज हार्मफुल। वो वेप लिखना भूल गए, बट वेप इज ऑल्सो हार्मफुल। तो ये सब चीजें हार्मफुल है क्योंकि ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पल्मनरी डिजीजेस, पल्मनरी अगेन द लंग डिजीजेस, इन सब के लिए क्या करता है? कैंसर क्रिएट करता है। सोचिए एक छोटा सा सेल, एल्वियोलाई का एक छोटा सा सेल बर्न हो गया, अब वही बर्न सेल जो है वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी तादाद बढ़ गई। एंड द अबैंडन्ड अमाउंट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज कैंसर। और ऐसा कैंसर जहां पर सेल ही खराब वाला सेल मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इट इज हार्मफुल। एंड दे आर ऑल्सो सेइंग दैट लंग कैंसर जो है वो सबसे ज्यादा स्मोकिंग की वजह से होता है, चाहे वो हुक्का हो, चाहे वो वेप हो, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो, राइट? तो आपको किसी भी तरह का स्मोक नहीं करना है, राइट? नाउ ये चीज तो हमने क्लियरली पढ़ ली कि इफ द एल्वियोलर सरफेस, अब ये पॉइंट बताने का आपको ये मकसद है कि हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिख चुके हैं, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो इफ द एल्वियोलर सर्फेसेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। हाउ मच डू यू थिंक द सर्फेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज? ये इतना कवर कर लेते हैं और सोचिए आपकी बॉडी का सर्फेस एरिया कितना है। कंसीडर हाउ एफिशिएंटली एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम बिकॉज ऑफ द लार्ज सर्फेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टू टेक प्लेस। सो दैट इज व्हाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर द फास्टर एंड द एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वियोलाई का सर्फेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, राइट? इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन in our body, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get our toes from the lungs. इतना टाइम लग जाता अगर सिर्फ डिफ्यूजन का प्रोसेस करते, राइट? तो इसलिए डिफ्यूजन के बहुत ज्यादा स्टेप्स हैं, पहले बाइंडिंग है, फिर सर्कुलेशन है। तो अगर तो ये सब प्रोसेस होता तो 3 साल लग जाते टोस लंग्स तक आने में, राइट? तो इस पे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। So now we have completed each and everything about your respiration. So in the coming lectures we will be discussing about the transportation and the excretion, and with that we will be completing our life processes. So thank you और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।